हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है बेटा, एकदम। नमस्कारम, वेलकम, क्या हाल चालम, बढ़ियम। हाँ जी सर, ज्यादा सर्दी लग गई बेटा। आज ज्यादा सर्दी लग गई। आज जुकाम हो गया है। आज मैं सुबह ठंडे पानी से नहा लिया। मैंने एक शॉट देख लिया था कल ना, एक इंडियन फुटबॉलर है, बहुत फेमस हैं, छेत्री जी, है ना। तो उनका एक शॉट मैंने देख लिया, तो उन्होंने बोला ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तुम मरोगे नहीं। तो मैंने उनका वो शॉट देख लिया यूट्यूब पर। मैंने कहा चलो आज मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूँ, मरूंगा नहीं। तो मैं ठंडे पानी से नहा लिया आज सुबह सुबह। बर्फ वाला पानी था। हाँ, सुनील छेत्री। तो अब मरा तो नहीं, लेकिन तबीयत खराब हो गई मेरी। चले आगे। सर, आपको बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते बेटा। इस चैप्टर को अभी 2 लेक्चर और लगेंगे। आज का लेक्चर भी लगेगा, कल का लेक्चर भी लगेगा। थोड़ी चीजें और भी ज्यादा है, तो मैंने देखा यार, मेरे को लगता है कि 2 लेक्चर और लगेंगे, एक आज का और एक और लेक्चर लगेगा। चलिए, जीव और समष्टि पढ़ रहे थे बेटा। इसमें हम अंतर प्रजातीय संबंध पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल धनात्मक संबंध पढ़ लिए थे, जिसमें हमने सहोपकारिता के एग्जाम्पल, सहभोजिता के एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। 4 एग्जाम्पल इसके, 4 एग्जाम्पल हमने इसके पढ़े थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन वो होता है जिसमें किसी एक जाति को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शन बोलते हैं। और नेगेटिव इंटरेक्शन के ये 4 प्रकार थे, जिसमें शोषण के 2 प्रकार थे। एक था परजीविता और एक था परभक्षिता। यानी हमें कुल मिलाकर 4 टॉपिक पढ़ने थे। एक पैरासिटिज्म पढ़ना था, यानी परजीविता पढ़ना था, और परभक्षिता पढ़ना था। 1 2 3 4 इस तरीके से 4 टॉपिक बच रहे हमारे इस चैप्टर में। 4 टॉपिक पढ़ने, ये चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। हाँ जी, ठीक। तो राजनंदिनी मिलाओ ना, राजनंदी पढ़ा तो दिया है आपको बेटा। सोचो स्तनधारी कब कौन से कल्प में पैदा हुए थे, सारी चीजें पढ़ाई तो है। अब ये क्या मैं सेलेक्ट करूंगा क्या? आप कॉमन सेंस लगाओ और करो इसको हल। है बताओ राजनंदिनी, इसमें मैं क्या बताऊं? है मिथाइलेज जोड़ता है बेटा मोहित प्रजापति। चलो, तो इस तरीके से टोटल 4 टॉपिक पढ़ने थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, परजीविता। परजीविता कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। परजीवी क्या होते हैं? मारते नहीं हैं, लेकिन क्या कर देते हैं, फिजिकली वीक कर देते हैं। इतना वीक कर देते हैं कि उनका फिर आसानी से क्या किया जा सकता है, फिर परभक्षण किया जा सकता है। ठीक है जी, ये हम लोगों ने बात करी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस बिंदु में ये पढ़ा था कि अगर परपोषी यानी होस्ट अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा है, तो परजीवी को भी अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। क्या बोला था हमने? अगर परपोषी अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा है, तो परजीवी को भी अपने अंदर चेंज लेकर आने पड़ेंगे। अगर परजीवी लेकर आ रहा है, तो फिर परपोषी को। यानी दोनों का साथ साथ क्या हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था। दोनों क्या कर रहे थे, साथ साथ क्या कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे। एक दूसरे से, एक बचने के लिए और एक नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर रहे थे, एक दूसरे में चेंज कर रहे थे। बेसिकली हमारी एनसीईआरटी ने यहाँ पर 3 चेंजेस बताए थे, जो एक परजीवी जो है अपने अंदर लेकर आता है, अपने पाचन तंत्र का लोप कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उस परजीवी को पचा पचाया भोजन अगर मिल जाएगा, तो उसको पाचन तंत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका जनन तंत्र जो होएगा, उसके अंदर क्षमता होगी तेजी से क्या करने की, जनन करने की। कहीं ना कहीं चिपकने के लिए, जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं अंगों की, चूषकों की उपस्थिति होनी चाहिए।
जो अनावश्यक अंग जो हैं, संवेदी अंग है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे अंगों को धीरे धीरे अपने शरीर से क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमने यहां तक पढ़ लिया था। क्या हम लोगों ने कल यहां तक पढ़ लिया था? यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? हाँ जी सर, इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है क्या? क्लास लेक्चर फर्स्ट देखो बेटा, सुलेखा, उसके बाद चीज समझ में आ जाएगी क्या बोला गया था फर्स्ट लेक्चर में ना बेटा, उसको ध्यान से सुनो, ठीक? हाँ जी, चले आगे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक बार जरा जितने भी बच्चे जो है एक बार थम्स अप वाला साइन दे दीजिए, ताकि हमको भाई पता लग जाए कि हाँ भाई चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं, आइएगा। अगला बिंदु जो आ रहा है वो आ रहा है परजीवियों के प्रकार। हमने परजीवी तो समझ में आ गया, जो परपोषी से पोषण लेता है, आवास लेता है, उसको मारता नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको वीक कर देता है, अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब बात करते हैं सर परजीवी होते कितने प्रकार के। तो परजीवियों को हमारी एनसीईआरटी ने 2 श्रेणियों में बांटा है। एक वो परजीवी जो शरीर के बाहर रहकर पोषण ले ले, जगह ले ले, वो बाह्य परजीवी। एक वो जो अंदर चले जाए, अंदर रहकर आवास भी ले और भोजन भी ले, पोषण भी ले, वो क्या कहलाएंगे, अंत्य परजीवी। यानी परजीवियों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक है एक्टोपैरासाइट, जिनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी बोलेंगे, है ना, जो बाह्य सतह पर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी। उनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। जो ऐसे परजीवी जो पोषक की बाह्य सतह पर, आउटर मोस्ट लेयर जो होगी, जैसे हमारी अगर बात करें तो हमारी त्वचा से क्या ले लेंगे, त्वचा से आकर जुड़ जाएंगे और हमसे पोषण ले लेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य परजीवी बोलेंगे। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने जोंक देखी है? जोंक देखी है आपने? कितने बच्चों ने देखी है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया जोंक? कितने बच्चों ने देखी है? ब्लैक कलर की होती है, रेनी सीजन्स में निकलती है, बारिशों के सीजन में निकलती है। और कई बार सुना होगा कि जोंक अगर पैरों से चिपक जाए तो फिर हटती नहीं है, है ना। तो वो जोंक क्या होती है, बाह्य परजीवी होती है, खून चूसती है। बिल्कुल हाँ जी। आपने ऐसे कितने बच्चों ने एफिड्स नाम सुना था? याद आ रहा है एफिड्स? ये हमारे एफिड्स बिल्कुल दीमक की तरह ही होते हैं। ये कीट होते हैं जो हमारे पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उन प्लांट्स की बाहरी सतह से जुड़ जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लैक इंसेक्ट्स में भी ये आपने ना सुना हो। लैक इंसेक्ट जो होता है इसको लाख का कीड़ा कहा जाता है। किसका कीड़ा कहा जाता है? लाख का कीड़ा कहा जाता है। ये कीट जो होता है ये पादपों की बाह्य सतह जो होती है, यानी तना जो होता है, उस पर उसको संक्रामित करता है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में जो फीमेल्स जो होती हैं वो एक चूड़ी बहुत फेमसली पहनती है जिसका नाम होता है लाख की चूड़ी। ठीक है, लाख की क्या होती है? चूड़ी होती है। लाख पैसे की बात नहीं है, लाख एक मटेरियल है, रेड कलर का होता है। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, कई बार कई लोग जो होते हैं उनका जब धंधा बंद हो जाता है, उनका बिजनेस जब बंद हो जाता है, कुछ गलत काम कर देते हैं, तो आते हैं कुछ इस तरीके से सरकारी लोग आते हैं और एक स्याही होती है रेड कलर की और ताले लगाते हैं, उस ताले के ऊपर लाल कलर की स्याही उसके ऊपर लगा देते हैं। तो वो लाल स्याही जो होती है वो क्या होती है? लाख होती है। तो ये जो लाख इंसेक्ट जो होता है ये लाख का पेड़ होता है, इसका नाम होता है लेसिफर लाका, इसका नाम होता है। ये जो होता है ये पादपों को क्या करता है? संक्रामित करता है और उनके तने को संक्रामित करने से क्या रिलीज करता है? एक मटेरियल रिलीज करता है जिसका नाम होता है लाख। तो लाख इंसेक्ट जो होता है ये भी क्या होता है सर? बाह्य परजीवी होता है। ठीक है, उसके अलावा लाइस, आप सभी ने नाम सुना होगा लाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? जुएं बोलते हैं। ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक होते हैं टिक्स, एक और एग्जांपल याद रखेंगे, टिक्स। टिक्स कौन होते हैं? चेंचड़े होते हैं। चींचड़े या चेंचड़े बोल दिया जाता है, कई जगह चींचड़े कहा जाता है, कई जगह चेंचड़े कहा जाता है। सर ये काले काले रंग के कीड़े होते हैं जो आपने डॉग्स के ऊपर या बफेलोज यानी गाय भैंस के ऊपर देखे होंगे, काले काले से कीड़े उड़ते हुए देखे होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? चींचड़े बोलते हैं। ये भी कुत्ते को संक्रामित कर देते हैं।
ठीक है, और उनकी त्वचा में घाव कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा इनकी जब संख्या बढ़ जाती है तो जॉक हो गया, एफिड्स हो गया, लाख का कीड़ा हो गया, जुएं हो गई हैं, चीचड़े हो गए हैं। एक और एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कसकटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल, कसकटा। ये भी क्या होता है, पादप जो होते हैं उन पादपों की जो तना होता है उस तने के ऊपर अपनी मात्रा को अपनी वृद्धि करता है, उस तने से जुड़कर उस तने से ही क्या ले लेता है, पोषण लेने लग जाता है। ठीक है, उनकी पत्तियों से चारों तरफ से जैसे एक ये प्लांट है, अब इस प्लांट के अंदर यहां पर क्या है जनाब, यहां पत्तियां हैं। अब पत्तियों ने प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना दिया, भोजन बना दिया। वो भोजन जो है इन पत्तियों से शरीर पादप के दूसरे भागों तक भी तो जाएगा, तो वो कौन लेकर जाती है, तो वो लेकर जाती है हमारी फ्लोएम। हालांकि ये पढ़ेंगे हम लोग, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है वो जल और खनिज का संवहन करता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवहन करता है। तो ये जो भोजन जो होता है यहां से होता हुआ जब पादप के दूसरे भागों में जा रहा होता है, तो ये जो होती है कौन, अमरबेल जो होती हैं, बेल के रूप में बढ़ जाती हैं इन पादपों के ऊपर, मेनली नीम के ऊपर बढ़ जाती हैं। और यहां पर ये जो तना जो होता है, इस तने में छेद करते हुए इस तने के फ्लोएम से क्या खींच लेती है, पोषण खींच लेती हैं। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर अमरबेल जो होती है ये भी क्या होती है भैया, बाह्य परजीवी होती है। टिक्स, चेचड़े जो होते हैं ये भी बाह्य परजीवी होते हैं। लाइस, जुएं जो हैं ये भी बाह्य परजीवी है। लाख का कीड़ा जो होता है ये भी बाह्य परजीवी है। एफिड्स ये भी बाह्य परजीवी है। जॉक ये भी बाह्य परजीवी है। अब एक वर्ड है जो हमारी एनसीईआरटी ने रखा है, क्या, कॉपीपोड्स। सर ये कॉपीपोड्स क्या होते हैं, तो बेटा कॉपीपोड्स जो होते हैं, ये कॉपीपोड्स जो होते हैं ये हमारी छोटी छोटी मछलियां होती हैं। क्या होती है, ये हमारी छोटी छोटी मछली होती हैं जो बड़ी समुद्री मछली पर, जो बड़ी समुद्री मछलियां जो होती हैं, उन बड़ी समुद्री मछली जो होती हैं, उन बड़ी समुद्री मछली की सतह से जुड़ जाती हैं। उन बड़ी समुद्री मछली जो होती है उनके पास जाती है, छोटी एक बड़ी समुद्री मछली है ना, उसके पास जाती है छोटी छोटी मछली, उसकी सतह से क्या चूसती रहती है, पोषण चूसती रहती है। तो ये कौन होती है, छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो बड़ी समुद्री मछली से पोषण चूसती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉपीपोड्स बोलते हैं। तो कॉपीपोड्स कौन है, छोटी छोटी मछलियां हैं। हाँ जी, यहां तक की बात बताइए। क्लियर है, करने दो, जिसको स्पैम करना है करने दो, करता रहे तू अरम पठान यहां पर। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात। नहीं, वो अलग स्याही होती है अंजलि राय, नहीं अनीस खान, वो अलग होती है। हाँ बता रहा हूं अंजलि राय, आ रहा है वो बिंदु आ रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, आ रहा है वो बिंदु। क्लियर है यहां तक की बात। ये कौन होते हैं, हमारे बाह्य परजीवी होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे अंतः परजीवी। सर अंतः परजीवी कौन से होते हैं, तो नाम से पता लग रहा है सर, अंतः परजीवी का मतलब क्या होता है, वो परजीवी जो शरीर के भीतर जाएंगे और भीतर जाकर पोषण लेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे, आवास लेंगे। अब इसका बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो आप पढ़ चुके हो, आप बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो आप पढ़ चुके हो। अंतः परजीवी का कौन सा होता है, आपने मलेरिया पढ़ा था, हाँ जी, किससे हो रहा था मलेरिया, याद करिए सर, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से होता है। अब वो प्लाज्मोडियम शरीर के बाहर जो होता है वहां से पोषण लेता है, शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाता है, हमारे लीवर में जाता है, हमारी आरबीसी में जाता है। यानी प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो है ये मनुष्य की आरबीसी में भी रहता है और साथ ही साथ यकृत में भी रहता है। ये हमारी आरबीसी और यकृत में जाता है और वहां रहता है और क्या लेता है, पोषण लेता है। तो प्लाज्मोडियम क्या ये एक अंतः परजीवी है, बिल्कुल अंतः परजीवी है। ये हमारी यकृत में और हमारी आरबीसी में एक अंतः परजीवी होता है। अब हमारी आंत में भी परजीवी के रूप में कुछ जीव मिलते हैं हमारी आंत में। अगर आपको याद आ रहा हो, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका,
याद आ रहा है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो गंदला पानी पीने से, दूषित पानी पीने से हमारे अंदर गया था, तो क्या ये हमारे अंदर जाकर हमें रोग नहीं फैला रहा था? क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है? क्या ये एक परजीवी नहीं है? बिल्कुल, ये भी परजीवी है। ऐसे ही एस्केरिस, अगर आपको याद आ रहा हो, मिट्टी खाने से कहीं ना कहीं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड हमारे अंदर जा सकता था, बच्चों में जा सकता था, गंदला पानी पीने से ये जा सकता था। याद करिए, गोल कृमि था या नहीं था? हाँ जी बिल्कुल था। ये भी हमारे आंत में एक परजीवी है या नहीं है? बिल्कुल, ये भी एक परजीवी था। उसके अलावा टीनिया सोलियम, ये एक चपटा कृमि होता है जो हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, हमारी आंतों को क्या करता है? संक्रामित करता है। इसी तरीके से क्या होता है? टेप वॉर्म होते हैं, ये भी हमारे लीवर पर टेप के जैसे होते हैं। टेप वॉर्म वर्ड किस वजह से आया है? टेप वॉर्म, जो हमारा फीता होता है ना, फीता हमारे जैसे शूज का फीता होता है ना, बिल्कुल इनकी आकृति जो होती है बिल्कुल इस तरीके से फीते के जैसी होती है। तो फीते को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या टेप वॉर्म, मतलब हिंदी में क्या बोला था? फीता कृमि कहा जाता है। यानी टेप वॉर्म जो होते हैं ये फीता कृमि कहलाते हैं, यानी धागे समान संरचनाएं होती हैं ये। तो कुल मिलाकर टेप वॉर्म, टीनिया सोलियम, एस्केरिस, एंटामीबा, ये हमारे किसको संक्रामित करते हैं? याद रखना, ये हमारी आंत को संक्रामित करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस चीज को समझिए। आपसे ऑप्शन में दे दिया, उपरोक्त में से कौन सा परजीवी आंत को संक्रामित नहीं करता? जिसमें से 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई 3 होंगे और एक कोई और होएगा। तो ये याद रखना, कितने? ये 4 एग्जाम्पल। कौन से? ये 4 एग्जाम्पल सीधा सीधा याद रखना है। टेप वॉर्म, टीनिया सोलियम, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये हमारी आंत को संक्रामित करते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमारी आरबीसी या यकृत को संक्रामित करता है। और एक और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, यकृत कृमि या लीवर फ्लूक। एक एग्जाम्पल और याद रखेंगे आप, कौन? लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो होता है ये हमारी यकृत को संक्रामित करता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्णाभ कृमि। क्या बोलते हैं? पर्णाभ कृमि बोलते हैं। पर्णाभ कृमि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लीवर फ्लूक जो होता है ये पत्ती के जैसे चपटे होते हैं, जैसे लीफ जो होती है चपटी होती है, ऐसे ये लीवर फ्लूक जो होते हैं, ये फ्लूक वर्ड, फ्लूक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? पर्णाभ बोलते हैं। तो लीवर फ्लूक यानी ऐसे चपटे कृमि, पर्णाभ कृमि मीन्स चपटे कृमि, किसके जैसे? बिल्कुल पर्ण के जैसे। बिल्कुल किसके जैसे? पर्ण के जैसे। किसके जैसे? बिल्कुल पर्ण के जैसे होते, पत्ती के जैसे चपटे होते हैं ये कृमि जैसी संरचना, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूक। और ये हमारे लीवर को संक्रामित करते हैं, यकृत को संक्रामित करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक बोलते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में वर्ड लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? लीवर फ्लूक किसे संक्रामित करता है जनाब? इसको संक्रामित करता है। और क्या पूछा जाएगा लीवर फ्लूक से, वो भी अभी बता रहा हूं। टेपवर्म, टीनिया, एस्केरिस, एंटामीबा, ये किसको संक्रामित करती है? हमारी आंत को संक्रामित करती है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमारी यकृत को संक्रामित करता है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो परजीवी जो होते हैं, क्या ये एक परपोषी विशिष्ट होते हैं? सोचो सर, ये काऊ के लीवर में मिलता है? ये मिलता है बेटा काऊ के लीवर में, टीनिया। एक टीनिया सोलियम होता है, एक टीनिया सेजिनेटा होता है। टीनिया सोलियम जो होता है काऊ, बफेलो, इनके अंदर मिलता है। एक टीनिया सेजिनेटा होता है वो सुअर, शुकर के अंदर मिलता है। वो लोग जो सुअर का मांस खाते हैं, पॉर्क, सुअर के मांस को हम पॉर्क बोलते हैं, पॉर्क को खाते हैं। और वो पॉर्क जो होता है यानी सुअर का मांस अगर पका हुआ नहीं होता है तो उससे बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जिसका नाम होता है टीनियसिस। सिमिलरली वो लोग जो गाय भैंस को खाते हैं, गाय भैंस का मांस जो होता है उसको हम बीफ बोलते हैं। वो लोग जो बीफ खाते हैं उनके अंदर भी संभावना है किसकी? टीनिया सोलियम के जाने की, तो उसको भी हम टीनियसिस बोलते हैं। तो टीनियसिस एक बीमारी है जो टीनिया सोलियम से भी हो सकती है, टीनिया सेजिनेटा से भी हो सकती है। टीनिया सोलियम जो है गाय भैंस के अंदर मिल रहा है, टीनिया सेजिनेटा किसके अंदर मिलता है? आपके सुअर के अंदर मिलता है। और इनके मांस को अगर पकाकर नहीं खाएंगे तो ये बीमारी हो सकती है, ये हमारे आंत में जाकर संक्रमण फैलाता है। डन? क्लियर है यहां तक की बात? मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा, देखो बात करते रहोगे, बिना फालतू में स्पैम करते रहोगे, कोई उसका लॉजिक नहीं होएगा, ठीक है? आज मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमको डांटू और तुमको समझाऊं। मैं पढ़ाता जा रहा हूं, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? हाँ जी,
क्वेश्चन ये था कि भैया ये जो परजीवी जो होते हैं क्या ये विशिष्ट होते हैं, क्या ये जाति विशिष्ट होते हैं? सोचो, क्या प्लाज्मोडियम जो था क्या वो बंदर के अंदर जाकर मलेरिया कर रहा था क्या है? बताओ, क्या वो बंदर के अंदर जाकर मलेरिया कर रहा है क्या? नहीं सर। क्या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अपने जीवन चक्र को 2 होस्ट के अंदर पूरा कर रहा था, 2 पोषकों के अंदर पूरा कर रहा था? एक मलेरिया का प्लाज्मोडियम जो था उसके 2 पोषक थे, 2 होस्ट थे। हाँ सर। अब इमेजिन करो, हमने पहला बिंदु तो ये पढ़ लिया कि भैया ये जो परजीवी जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये परपोषी विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी विशिष्ट होते हैं, यानी इनका एक निश्चित परपोषी होता है। क्या होता है? एक डेफिनेट क्या होता है? परपोषी होता है। उससे ये अपना पोषण लेते हैं। ऐसे नहीं किसी के पास गए और अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया, यानी ये कैसे होते हैं? परपोषी विशिष्ट होते हैं। अब दूसरी बात, सर ये परपोषी विशिष्ट होते हैं, यानी हर एक परजीवी का परजीवी जो है वो कैसे हैं? सर परजीवी जो है वो परपोषी विशिष्ट हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हर एक परजीवी का अपना एक पोषक है, अपना एक होस्ट है। कितने होस्ट हो सकते हैं? सर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमने प्लाज्मोडियम के केस में पढ़ा कि उसके 2 पोषक थे, एक ह्यूमन है और एक मादा एनाफिलीज है। ऐसे लीवर फ्लूक जो है ये याद रखना है आपने। लीवर फ्लूक जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ह्यूमन लीवर फ्लूक जो होता है एक चपटाक्रमी होता है। इसके भी 2 पोषक है, एक घोंगा स्नेल और एक होता है मछली। इसके भी 2 पोषक हैं, यानी 2 एग्जाम्पल आपको समझ में है। कौन कौन सा? परजीवी जो होते हैं परपोषी विशिष्ट होते हैं। परजीवी के पोषक 1 या 2 हो सकते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेजरली कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, 1 या 2। अरम पठान मैं क्लास से ना बाहर निकाल दूंगा। मैं तेरे को 10 बार बोल दिया हूं मत कर स्पैम, मत कर। मैं चांटा लगा दूंगा यहीं से ही। बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हैं यहां पर क्लास में आकर। परजीवी के पोषक या तो 1 होएगा या 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? या तो 1 होएगा या 2 हो सकते हैं। कौन? आपके परजीवी के पोषक। अब मैंने बोला कि मान लो एक परजीवी है जिसका 1 पोषक है। मान लो एक परजीवी है जिसका 1 पोषक है, 1 होस्ट है, और एक परजीवी है जिसके 2 होस्ट हैं। क्या है? 2 होस्ट हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया भैया, यहां पर क्या ले लिया? चेंचड़े ले लिया। चेचड़े जो होते हैं उनका मेजरली जो होस्ट जो होते हैं, या हाँ जी चेचड़े ले लिया, उनका मेजरली, चेचड़ों की भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं। तो चेचड़े जो होते हैं उनका होस्ट जो होते हैं वो डॉग्स होते हैं। यहां पर हमने एक परजीवी का एग्जांपल ले लिया। एक तो ले लिया हमने प्लाज्मोडियम, जिसमें हमने देखा था इसके 2 होस्ट थे, एक वो जिसको हम प्राथमिक होस्ट बोलते हैं और एक वो जिसको हम द्वितीय होस्ट बोलते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, एक प्राथमिक पोषक होता है और एक द्वितीय पोषक होता है। इसको अरम पठान को यहां से ब्लॉक कर देना, यहां से परमानेंटली ब्लॉक कर देना यहां से। नंबर नोट करना इसका 3874922290। थोड़ा समझदारी से काम ले सकता है। मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं और तेरे को जेनेटिक्स का क्वेश्चन बीच में पूछना है। अब तू लगातार स्पैम किए जा रहा है और फिर कह रहा मैं पूछूं किससे? अब तू अकेला इस क्लास में है क्या? और बच्चे नहीं है? औरों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं यहां पर क्लास में? अरे लास्ट में टाइम मिलेगा, उसके बाद में करना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन करना है।
पहले भी तू डांट खा चुका है, पहले भी इसी बात पर। बिना फालतू में टीचर को पोक करते हो जानबूझकर। इंग्लिश के क्वेश्चन कर रहा है, वो तेरे से हो नहीं रहा, फिर तू उसको गूगल पर ट्रांसलेट करके यहां पर पूछ रहा है। वाह, हिंदी के तेरे से सवाल नहीं हो रहे। हाँ जी, हमने क्या बात करी? प्लाज्मोडियम, जिसके दो पोषक थे, एक प्राथमिक पोषक होता है और एक द्वितीय पोषक होता है। एक प्राथमिक पोषक होता है और एक द्वितीय पोषक होता है। प्राथमिक पोषक कौन सा होता है? नहीं कर दो इसको, परमानेंटली करना। प्राथमिक पोषक कौन सा होता है? वो पोषक जिसमें लैंगिक चक्र दर्शाते हैं। और द्वितीय पोषक कौन सा होता है? जिसमें अलैंगिक चक्र दर्शाते हैं। तो प्लाज्मोडियम का जो प्राथमिक पोषक जो था वो कौन था भैया? याद करिएगा, मादा एनाफिलीज था। और द्वितीय जो था वो कौन सा था? द्वितीय जो था वो कौन थे? मनुष्य थे। तो ये क्या थे? दो होस्ट थे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल जो आपने याद रखना है, ह्यूमन लीवर फ्लूक। ह्यूमन लीवर फ्लूक जो होता है, इसके भी दो पोषक हैं। कौन है? एक घोंगा है, याद रखना है आपने, जो उसका प्राथमिक पोषक होता है, और एक होती है मछली। सॉरी, ये इसका द्वितीय पोषक होता है। अब हम यहां पर ह्यूमन क्यों लिखते हैं? क्योंकि कई बार जब हम मछलियां खाते हैं, उन मछलियों के अंदर ये लीवर फ्लूक मिलता है। ये लीवर फ्लूक जो होता है एक चपटाक्रमी होता है, जो किसके अंदर मिलता है? सर, मछलियों के अंदर जब मिलता है, तो ऐसी मछलियों को जब अगर हम बिना पकाए या कम पकाकर जब खाते तो हमारे अंदर जाता है। हमारे अंदर जाकर हमारी आंत को संक्रामित करता है, संक्रामित कर रहा है, यानी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे अंदर जीवन चक्र पूरा नहीं कर रहा, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमसे पोषण ले रहा है। पोषण लेने के बाद हमारी आंतों को संक्रामित करने के बाद में, हमारे लीवर को संक्रामित करने के बाद में, सॉरी आंत बोल देता, हमारे लीवर को संक्रामित करने के बाद में ये हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब मल के द्वारा जब ये बाहर निकलता है, तो ऐसे लोग जो अपने मल को पानी के आसपास जब त्याग देते हैं, तो उस पानी के आसपास उस मल में कौन होता है? ये लीवर फ्लूक होता है। ये लीवर फ्लूक किसके अंदर जाता है? उस पानी में जाता है। उस पानी से होते हुए वो घोंगे में भी जा सकता है, मछली में भी जा सकता है। तो जरा सोचिए, कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी कि ये जो दो परजीवी हैं, इसके क्या मिल रहे हैं? सर, दो पोषक मिल रहे हैं। एक ऐसा परजीवी जिसका एक पोषक मिलता है। अब आप मुझे बताइएगा, जिसका एक पोषक है और जिसके दो पोषक है, किसको इस पृथ्वी से समाप्त करा जा सकता है इजीली, और किसको समाप्त करने में समस्या आएगी? दिमाग लगाइए, सोचो। क्या हमने इतने एडवांस होते हुए भी, क्या अब तक हम मलेरिया को जड़ से खत्म कर चुके हैं? हम स्मॉल पॉक्स को खत्म कर चुके हैं, चेचक को खत्म कर चुके हैं, फिर भी क्या हम मलेरिया को जड़ से खत्म कर चुके हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमारे अंदर भी होता है और इसमें भी होता है। चलो, हमारे अंदर तो फिर भी ट्रीटमेंट करके हम इसको खत्म करते हैं, ट्रीटमेंट करके, लेकिन कितनी मादा एनाफिलीज को मारे? असंख्य मिल रहे हैं ये कीट। तो वो जीव जिनके दो पोषक होते हैं, उनका जीवन चक्र तो और भी ज्यादा क्या होता है? जटिल होता है। इनका जीवन चक्र जो होता है वो कैसा होता है? जटिल होता है। और ऐसे परजीवियों को समाप्त करना इजी नहीं होता है। ये थी इतनी सी बात जो यहां पर लिखी हुई थी, जो मुझे यहां पर समझानी थी। अब कंपैरेटिवली जिसका एक होस्ट होएगा, ऐसे परजीवियों को इजीली समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप खुद जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। क्या हम लोगों ने चेचक की बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया? कैसे कर दिया? कैसे कर दिया हमने? सोचो, जो कई ऐसी वायरल डिजीज है, जैसे पोलियो है ना, जैसे चेचक, स्मॉल पॉक्स है, इनको हम जड़ से कैसे समाप्त करते जा रहे हैं? धीरे धीरे, कहीं ना कहीं इनके जो होस्ट है वो सिंगल है।
अब अगर यही सिंगल होस्ट अगर प्रतिरोधकता दिखाएगा और ये अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए। एक ही होस्ट और उस होस्ट ने अपने आप को इनके खिलाफ प्रतिरोधी बना दिया कि आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ काम करूंगा, मैं एंटीबॉडीज बनाऊंगा। अब अगर ये परजीवी अपने अंदर चेंज लेकर नहीं आए तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे सर? खत्म हो जाएंगे। तो जो एक पोषक जिनका होएगा, जो एक पोषक वाला जो परजीवी जो है, उसका जीवन चक्र इतना जटिल नहीं होता जितना दो पोषक चक्र वालों का ज्यादा जटिल होता है। हालांकि जटिल तो उसका भी है, जटिल तो है, लेकिन ज्यादा जटिल किसका है ये चीज समझनी थी। किसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता? जिसका जीवन चक्र जो होता है वो दो पोषकों के अंदर संपन्न हो रहा है। क्लियर है खुशबू? भूमिका समझ में आ गया? जरा लाइन पढ़ते जाइएगा। परजीवियों का जीवन चक्र अधिकांश कैसा होता है? जटिल होता है। इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए या तो एक या दो पोषक या वाहक की आवश्यकता होती है। या तो इनके किसकी आवश्यकता होती है सर? पोषकों की आवश्यकता होती है, या वाहक के रूप में भी अपने पोषकों को यूज में ले सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम के केस में हम लोगों ने देखा था कि मादा एनाफिलीज मच्छर को ये एक वाहक की तरह यूज में ले रहे थे ताकि वे अपना जीवन चक्र एक दूसरे पोषक के अंदर पूरा भी कर सके। क्लियर? उदाहरण के लिए यहां पर बता रखा था कि मानव में यकृत फ्लूक जो होता है, यकृत पर्णाभक्रमी जो होता है, ह्यूमन लीवर फ्लूक जो होता है, ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो पोषक, कौन सा? घोंगा और मछली की इसको क्या होती है जनाब? आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ह्यूमन लीवर फ्लूक जो होते हैं उसके दो पोषक कौन से होते हैं? याद रखना, एक घोंगा होता है और एक कौन होती है? मछलियां होती हैं। ये अपना जीवन चक्र इन दो पोषकों में पूरा करता है, मनुष्य में पूरा नहीं करता है। मनुष्य को तो ये नुकसान पहुंचा देता है, जीवन चक्र इनके अंदर क्या कर रहा है? ये पूरा करता है। याद रखिएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है परजीविता में? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चले आगे। नेक्स्ट नोट डालकर ये सारे के सारे बिंदु। अगली जो परजीविता उसका नाम है ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंड परजीविता। अंड, यहां पर ब्रूड का मतलब क्या होता है? अंड होता है। याद रखना, ब्रूड मीन्स अंड, यानी अंडे की बात करते हैं तो अंड को हम ब्रूड भी बोलते हैं। ठीक है। अब ब्रूड पैरासिटिज्म यानी अंड परजीविता, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है कौन सा? कोयल और कौवे का। किसका? कोयल का और कौवे का। अब कोयल जो है बहुत शातिर है बेटा, कोयल जो है वो बहुत शातिर है, और कौवा जो है बेचारा भोला भाला सा था। ये कौवे का घोंसला है। किसका घोंसला है? मान लो ये कौवे का क्या है? घोंसला है। और इस कौवे ने अपने अंडे दे रखे हैं यहां पर। ठीक है जी, 6 अंडे दे रखे किसने? कौवे ने। अब ये कोयल जो है, जैसे कौवा अंडे देता है, अंडे देने के बाद मान लो अगर भोजन की तलाश में उड़ गया तो ये कोयल जो है फटाफट यहां पर आती है, इसके घोंसले में अपने अंडों को यहां पर दे देती है। अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि सर कोयल जब यहां पर आएगी, अपने अंडों को यहां पर दे देगी, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि सर कौवे को पता नहीं लग जाएगा कि किसी और ने यहां पर अंडे दे दिए हैं? है ना, क्वेश्चन आएगा ना कि सर कौवे को नहीं पता लग जाएगा कि यहां पर किसी और ने अंडे दे दिए, किसी और के अंडे, बीच में ये तो किसी और के अंडे आ गए हैं, है ना। तो कोयल ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया होगा, इसको एक परजीविता दर्शानी है, तो परजीवी जो है अपने अंदर बदलाव करते। क्या बदलाव किया? इसने अपने अंडों का आकार जो था और रंग जो था वो बिल्कुल कैसा कर दिया सर? बिल्कुल कौवे जैसे कर दिया। कैसा? कौवे के अंडों जैसा। क्या यहां पर इसने एक तरीके से विकास किया कोयल ने? हाँ जी, विकास किया। अब ये क्या आई सर? ये अपने अंडे देने आई। कौन अंडे देने आई सर? ये जो कोयल जो थी अपने अंडे देने यहां आई। मैंने कहा ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मान लो कोयल ने अंडे दे दिए। मैंने कहा ठीक है। और वो जो अंडे जो थे उनका साइज और रंग जो था बिल्कुल किसके जैसा था सर? कौवे के अंडे जैसा था। लेकिन सर कौवा इतना भी भोंदी थोड़ी ना है कि उसको ये नहीं पता कि उसने कितने अंडे दिए हैं।
ऑब्वियस बात है, हर कोई जीव है, कितने अंडे दे रहा है उसको इतना तो समझ में आता है ना कि हाँ कहीं बढ़ तो नहीं गए, कोई ज्यादा तो नहीं हो गए, कोई घट तो नहीं गए, इतना तो कॉमन सेंस होएगा ही, है ना। नंबरिंग का नहीं होएगा लेकिन इतना तो ज्ञान होएगा ही, इतना तो एक जीव के अंदर समझ होएगी कि हाँ भैया घोंसला जो है उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है, नंबर ऑफ एग्स बढ़ गए हैं। तो ये कोयल ने एक और काम किया, क्या, जब ये अपने अंडे देने आई तो इसने क्या किया, कौवे के कुछ अंडों को गिराकर जितने अंडे गिराए उतने अंडे अपने दे दिए। लो जी, अब बताइए क्या कौवे को पता लग पाएगा कि इनमें से मेरा अंडा कौन सा है और कोयल का अंडा कौन सा है? नहीं। अब ये कौवा क्या करेगा सर, ये कौवा इन अंडों को गर्माहट देगा। आपने देखा होगा जो अंडे देते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं और गर्माहट देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेना कहते हैं। इस प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्यूबेशन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंक्यूबेशन कहलाती है। हम बोलते हैं क्या, अंडे से रहे हैं। सेता वर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं? या तो सेता कहा जाता है कि ये जो है पक्षी जो है या सरीसर्प जो है ये क्या करते हैं, अपने अंडे को सेते हैं, यानी इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइएगा, कुल मिलाकर मुझे ये बताइए कि फाइनली क्या कौवे को पता लग पाएगा कि यहां पर कोयल का अंडा कौन सा है? नहीं पता लग पाएगा। अब क्या होएगा, ये से देगा, ये इंक्यूबेट कर देगा, गर्माहट दे देगा। गर्माहट क्यों जरूरी होती है? गर्माहट इसलिए जरूरी होती है ताकि अंदर जो शिशु है उसका विकास हो सके। फाइनली जब यहां से शिशु जब बाहर निकलेंगे तो क्या सर उस टाइम पर पता नहीं लगेगा? बेटा मैक्सिमम पक्षी जो होते हैं उनके जब शिशु, स्पेसिफिकली कौवे और कोयल के जब शिशु जब बाहर निकलते हैं तो दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, पता नहीं लग पाता है। ठीक है सर, पता भी नहीं लग पाएगा। अब कौवा जो होएगा ये अपने अंडे समझकर ये इसको पोषण भी देता रहेगा कोयल के बच्चों को। जब तक ये थोड़े से बड़े होंगे तब तक ये उड़ जाएंगे यहां से, कौवे को पता लगे ही नहीं पाएगा। इस प्रकार की परजीविता दर्शाती है कोयल किसके ऊपर? कौवे के ऊपर। एक तो देखिए नुकसान कैसे पहुंचाया, कैसे नुकसान पहुंचाया, दिमाग लगाओ। फायदा नहीं हुआ, क्या इसको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी इंक्यूबेट करने के लिए, पोषण देने के लिए? नहीं। नुकसान कौवे को नहीं हुआ। कैसे हुआ? एक तो इसके अंडे कम कर दिए, इसके जो एग्स थे तो वो गिरा दिए, पहला। दूसरा, इसकी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है, इंक्यूबेट कर रहा है ये इसको, है ना। तो फायदा किसको हो रहा है सर? कोयल को। नुकसान किसको हो रहा है? कौवे को हो रहा है। तो यही क्या कहला रही है सर? परजीविता। ऐसी परजीविता को हम क्या बोलते हैं? अंड परजीविता बोलते हैं। तो प्लीज फोकस करिएगा, नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंड परजीविता का उदाहरण। भूल मत जाइएगा, अंड परजीविता का उदाहरण जो है वो कौन है? कोयल और कौवे के बीच में होता है, याद रखना। ऐसी परजीविता जिसमें परजीवी पक्षी कौन होता है? कोयल होती है। वो अपने अंडे जो है वो अपने परपोषी यानी होस्ट कौवे के घोंसले में देती है और परपोषी उन अंडों को सेता है यानी इंक्यूबेट करता है। ऐसी परजीविता को हम क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। खत्म। इतना ही पढ़ना, एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है। ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये मैंने आपको अतिरिक्त चीज बताई है, क्योंकि मन में ये सवाल आता है ना कई बार कि सर जब ये अपने अंडे देगा तो कौवे को नहीं पता लग जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, रंग रूप से पता लग सकता है, संख्या से पता लग सकता है। तो ये बहुत चालू थी कौन? कोयल। उसने इस तरीके से क्या दिखाई है? परजीविता यहां पर दिखाई है। ये होती है हमारी क्या? अंड परजीविता। नोट डालकर ये बिंदु भी लिखना था क्या? मच्छर जो होते हैं वो परजीवी नहीं होती है। कौन? मादा मच्छर जो होती है ये परजीवी नहीं होती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है हम इसको परजीवी नहीं मानते। जल्दी से आंसर बताइए था सर। कौवा तो मेल है ना सर, वो अंडे कैसे दे सकता है? कौवी होएगी बेटा, कौवे की धर्मपत्नी होएगी बेटा, कौवी। सर आवास नहीं लेता है बेटा, उसके बच्चे नहीं ले रहे क्या? जरा सोचिए, आवास, उसके अंडे नहीं ले रहे आवास। अच्छा, इसका आंसर बता रहे। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर क्या था कि मादा एनाफिलीज मच्छर को हम परजीवी क्यों नहीं मानते हैं, वास्तविक परजीवी क्यों नहीं मानते हैं?
इनफैक्ट वो तो ब्लड के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी, ब्लड ले रही थी हमसे, फिर भी हम इसको परजीवी क्यों नहीं मानते हैं? तो ये वास्तविक परजीवी नहीं है, केवल पोषण ले लिया है ना, और केवल और केवल क्या लिया जा रहा है? पोषण लिया जा रहा है। यहां पर ट्रू पैरासाइट नहीं है, आवास नहीं लिया जा रहा है। हाँ जी, चले आगे। सर मेरा बैकलॉग है तो मैं 2.0 में शिफ्ट हो जाऊं क्या? हाँ प्रभु, हो जाओ। सर कौवे की तो कोयल होती है ना? वाह बेटा वाह। सर कौवा जो है वो मेल होता है, कोयल जो होती है उसकी धर्म पत्नी वो फीमेल होती है। बेटा ये थोड़ा सा अपने कौन से ख्यालों की दुनिया में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, प्लीज बाहर आओ बेटा, ठीक है? कौवा जो होता है मेल होती है, और कौवे की जो फीमेल जो होती है उसको हम कोयल बोलते हैं। वाह बेटा, कहाँ किसी हिंदी के टीचर ने तो नहीं बता दिया था आपको? है बेटा, कौवा और कोयल दो अलग अलग जाति हैं, दो अलग अलग जाति हैं, ठीक है बेटा? आज के बाद याद रखना, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप हिंदी साहित्य की किताब नहीं पढ़ रहे हो। बेटा जोंक चिपक जाती है दोस्त शरीर की सतह से, अगर आप उसको हटाओगे नहीं तो वो चिपकी रहेगी। सर नीट का फॉर्म निकला? हाँ शिवांगी गुप्ता, निकल गया, अभी प्रिंट आउट निकलवाया है बेटा, अभी निकलवाया है, प्रिंट आउट भेजा है मैंने ऊपर, अभी प्रिंट आ रहा है, अभी निकलेगा बेटा नीट का फॉर्म। एक मौसम आता है जब सारे बच्चे जो हैं, सर नीट का फॉर्म कब आएगा, नीट का फॉर्म कब आएगा? तुम्हारा मौसम जल्दी आ गया क्या? ये बांगड़ू कहलाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है? और फिर मैं इनको बताता हूं, बेटा जब नीट का फॉर्म निकलता है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के कान में जाकर एनटीए वाले उसके घर में उसको फोन करेंगे, बेटा नीट का फॉर्म आ गया, सिर्फ तू भरना, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है ना, जब आएगा तो सभी को पता चलेगा बेटा, है ना? ढिंडोरा पिट जाएगा पूरे इंडिया में, नीट का फॉर्म आ गया, नीट का फॉर्म आ गया, नीट का फॉर्म आ गया, ठीक है? तो जब वो ढिंडोरा पीटा जाएगा सभी टीचर्स के द्वारा, उसमें से मैं भी होऊंगा ढिंडोरा पीटने के लिए, तो आपको पता लग जाएगा बेटा, ठीक है? तो प्रभु जितने भी है ऐसे आगे से मत डिस्टर्ब करना, सीधा सीधा आपके पास अपने आप इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि नीट का सिलेबस कब आएगा, नीट का फॉर्म कब आएगा, है ना? ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, ठीक है, डन। तो अगर आप ऐसे सवाल पूछोगे तो आप जानते हो ना आप क्या कहलाओगे कि सर नीट का फॉर्म कब आएगा, नीट का सिलेबस कब आएगा। अगर आप ऐसे सवाल पूछोगे तो आप ये कहलाओगे, ठीक है? क्या क्या कहलाओगे? ये कहलाओगे, भोंदूलाल, बांगड़ूलाल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है बेटा यहां पर? सर कोयल क्यों नहीं देती अपने अंडे? बेटा आप मुझे बताइए, खुद कॉमन सेंस लगाना। अगर आपका काम कोई और करके दे रहा है तो आपके अंदर आलस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। सोचो कहीं ना कहीं विकास के दौरान, अब एक दिन की घटना तो है नहीं, कोयल ने कभी दिया होगा, अब धीरे धीरे वो देती रही, आदत लग गई, परजीविता आ गई कि अब हमसे नहीं दिया जाएगा, हमसे घोंसला नहीं बनाया जाएगा, ठीक? ओके। अरे तुम किसी चीज को सिंपल वे में रहकर
क्यों नहीं उसको रहने देते हो? है? चल, तो मादा एनाफिलीज परजीवी नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि वो एक वास्तविक परजीवी नहीं है, क्योंकि वो आवास नहीं ग्रहण कर रही है। चलिए, ये हमारा क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम यहां पर नेगेटिव इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे, अगर आपको याद आ रहा हो। नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम सबसे पहले शोषण की बात कर रहे थे। शोषण में हमने क्या पढ़ लिया है सर? पैरासिटिज्म पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम किसकी बात करेंगे? परभक्षण की बात करेंगे, प्रिडेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट अब इसके बाद क्या आएगा? अगला टॉपिक जो आता है वो सेकंड आता है शोषण का, यानी किसकी बात करते हैं? परभक्षिता, प्रिडेशन की बात करते हैं। बस फर्क इतना सा है क्या कि वहां पर किल किया जा रहा था, क्या परजीविता में पकड़कर मारकर खाया जा रहा था? क्या वहां पर पकड़कर मारकर खाया जा रहा था? नहीं सर, यहां पर क्या किया जाएगा? पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और खाया जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा सर? परभक्षण कहा जाएगा। ठीक है, क्या पकड़कर और मारकर खाता है। कौन खाता है? परभक्षी जो होता है। एक होता है परभक्षी और एक होता है शिकार, यानी कोई दूसरा जीव है, मान लेते हैं एक जीव है। एक होता है प्रीडेटर और एक होता है ये पोषक। यहां पर भी पोषक कहलाएगा या परपोषी कहलाएगा? ठीक है, परपोषी बोल दीजिए, पोषक बोल दीजिए, होस्ट बोल दीजिए। होस्ट से बेटर वर्ड क्या होता है? प्रे होता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रे कहा जाता है। तो प्रीडेटर जो होता है वो कौन होता है? शिकारी होता है। और प्रे जो होता है वो कौन होता है? शिकार होता है। अब जिसका शिकार किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? शिकार बोलेंगे। और जो इसका शिकार करेगा, इस जीव का, इस पोषक का, उसे हम क्या बोलेंगे सर? शिकारी बोलेंगे, परभक्षी बोलेंगे। तो परभक्षी जो होते हैं, प्रीडेटर जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो अपने शिकार को, अपने पोषक को, अपने परपोषी को, अपने प्रे को पकड़कर मारकर खा जाते हैं। इतनी सी बात, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई या इसको भी इलैबोरेट करना पड़ेगा? मुझे बताइए। इतनी सी बात को समझने में मेरे ख्याल से एक समझदार बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक की बात, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आता है? हाँ जी, ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल इस प्रक्रिया का क्या आएगा? शेर आएगा ना? आएगा ना? सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आएगा सर? शेर आएगा। और किसी के कोई आ रहा है? शेर, हिरण या बाघ, हिरण, लायन, डियर, यही मेन एग्जाम्पल हमारे दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल यही आता है। क्या ये एग्जाम्पल आया आपके दिमाग में कभी? गौरैया, क्या ये एग्जाम्पल आया? गौरैया। सर गौरैया क्या होती है? स्पैरो होती है, चिड़िया होती है, चिड़िया होती है। क्या ये बीज खाती है? हाँ जी, बीज खाती है। बीज क्या है? बीज को कैच किया, यानी अलग किया, बीज लिया, पकड़ लिया और खा लिया। अब बीज किसका भाग है? सर सोचिए सर, पादप का है। क्या पादप एक जीव नहीं है? हाँ सर। और ये जो है एक पादप, जो एक जीव है, उसके भाग को काट कर, खाकर, मार कर खा रही है। तो क्या ये एक परभक्षी नहीं है? ये भी परभक्षी है। अच्छा मुझे ये बताइए, गाय को आपने खुला छोड़ दिया। गाय जो है, गाय बकरी जो है, चरगाही जंतु आपने खुले छोड़ दिए है ना, गाय, बकरी, भैंस। अब जरा सोचिए, क्या है ये? सर ये शाकाहारी है। ये कौन है सर? शाकाहारी जीव है। हाँ जी, शाकाहारी जीव है। ये क्या करेंगे सर? क्या ये पादप के भागों को खाकर खा जाएंगे? हाँ सर, खा रहे नहीं है क्या? हाँ, तो जो शाकाहारी जीव है क्या वो परभक्षी नहीं है? बिल्कुल है। तो शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं वो पादपों के परभक्षी हैं या नहीं है? इतनी सी बात मैं आपसे, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। इतनी सी सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं।
क्या क्या जो शाकाहारी जो होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, क्या वो परभक्षण नहीं कर रहे हैं? क्या वो मारकर खा नहीं रहे हैं? क्या वो जिसको खा रहे हैं वो मर नहीं रहा? लॉजिक सिंपल सा, आपने गाय भैंस ने प्लांट खा लिया। प्लांट एक जीव था, जब वो खा जाएगा तो प्लांट मर गया ना भाई, एक तरीके से उसको खा लिया, है ना। तो हर वो जीव जो किसी दूसरे जीव को मार दे और मारकर खा ले, या सीधा खा जाए, कुल मिलाकर मार दे, खा ले, खत्म कर दे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा सर? वो उस जीव का क्या कहलाएगा? परभक्षी कहलाएगा। भक्षण कर रहा है कुल मिलाकर। डन? यहां तक सिंपल सी बात समझ में आ गई है। हमारी एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को इसी तरीके से शुरुआत करी है। जरा ध्यान से पढ़िएगा एक बार इस लाइन को, जरा ध्यान से पढ़िएगा हमारी इस एनसीईआरटी की लाइन को। ये मैं एनसीईआरटी की लाइन ही लेकर आया हूं। सर क्या मानव भी परभक्षी है? यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मानव बिल्कुल परभक्षी है। आप मुझे बताइए, आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, वो क्या है? पादप के भाग नहीं है? बिल्कुल है। तो हम किसके अंतर्गत आते हैं? परभक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर परभक्षियों के भी कई सारे प्रकार होते हैं। ये जो परभक्षण जो होता है ना, इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। पढ़िए जरा। जब हम परभक्षी और शिकारी के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ, हिरण का उदाहरण सहज हमारे दिमाग में आता है। यही लाइन हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या कि जब हम परभक्षण के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एग्जाम्पल यही आता है, टाइगर और डियर, या लायन और डियर का एग्जाम्पल आता है। लेकिन बीज को खाने वाली गौरैया भी एक परभक्षी से कम नहीं है। वो भी क्या है? एक परभक्षी ही है। ठीक है, क्लियर है सर? हम तो ओमनीवोर हैं बेटा। ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर, ये टाइप्स हैं। किस चीज के टाइप्स हैं? ये पोषणता के प्रकार हैं। कि वो ऐसे परभक्षी जो सिर्फ और सिर्फ किससे पोषण लेंगे? पादपों से, वो शाकाहारी। जो सिर्फ और सिर्फ किससे लेंगे? मांस खाएंगे, मांसाहारी। जो दोनों का सेवन कर सकते हैं वो हैं सर्वहारी, ओमनीवोर्स। तो वो तो परभक्षण के टाइप्स हो गए हैं, या पोषणता के प्रकार हो गए हैं। ठीक है, गलत डायरेक्शन में मत जाओ। मैंने यहां पर आपसे पोषण के प्रकार नहीं पूछा, मैंने आपसे यहां पर यह पूछा, ये एक बच्चे ने पूछा, क्या हम परभक्षी हैं? हाँ जी परभक्षी हैं। कैसे परभक्षी हैं ये नहीं पूछा। ठीक है, तो ये पहला बिंदु क्लियर हो गया सभी बच्चों को। आगे बढ़े, नेक्स्ट दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दूसरा बिंदु ये कई बच्चों को कंफ्यूज करता है। हमें एनसीईआरटी को क्या करना है? डिकोड करना है। एनसीईआरटी की लाइनों को समझना है, बस और कुछ नहीं करना है। पहला बिंदु हमें आसानी से समझ में आ गया कि भैया गौरैया कौन होती है? गौरैया जो होती है ये स्पैरो होती है। ठीक है, पक्षी होता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा बिंदु जो था, सर गौरैया कैसी दिखती है? तूने स्पैरो नहीं देखी कभी बेटा? है मेरे भाई? तूने ये नहीं देखी कभी बेटा? मेरे को सच्ची सच्ची बताना, ऐसी 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 कभी नहीं देखी क्या? ये कभी नहीं देखा? ये कभी नहीं देखी? ऐसी 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 चिड़िया कभी नहीं देखी? भाई मेरे आसपास यही तो चिड़ियाएं दिखती हैं। हैं? कहा बेटा टाइम पास करने आए हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट अगला जो बिंदु था वो लिखा हुआ था कि परभक्षी पोषक स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए एक स्रोत कंड्यूट के रूप में कार्य करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कंड्यूट। ये हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हिंदी की एनसीईआरटी में कंड्यूट। कंड्यूट का मतलब होता है स्रोत। अब ये क्या मीनिंग है आप मुझे बताइए? घास जो है, अगर घास को मान लो किसने खा लिया? आपके खरगोश ने खा लिया है। खरगोश को किसने खा लिया सर? लोमड़ी ने खा लिया है।
और लोमड़ी को किसने खा लिया सर? शेर ने खा लिया है। ठीक, कोई तकलीफ नहीं, आराम से। ये एक श्रृंखला है, इसको हम खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला बोलेंगे, जहां पर पोषक पदार्थ एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या खरगोश एक परभक्षी है घास के लिए? सिंपल सा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या खरगोश घास के लिए परभक्षी है? क्या खरगोश घास के लिए परभक्षी है? सोचो, अगर खरगोश घास को खा रहा है तो ये इसके ऊपर परभक्षी है। अब लोमड़ी अगर खरगोश को खा रही है तो लोमड़ी खरगोश के ऊपर परभक्षी है। इस केस में ये क्या हो गया? शिकार, ये शिकारी। इस केस में ये क्या हो गया? शिकार, ये क्या हो गई? इसके शिकारी हो गई है। इस केस में ये क्या हो गया? शिकार, ये इसका शिकारी है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये परभक्षी था? हाँ सर। क्या ये परभक्षी इस खाद्य श्रृंखला में अगले परभक्षी का स्रोत है या नहीं है? सिंपल सा, वापस से फिर से वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस फूड चेन में, इस खाद्य श्रृंखला में ये परभक्षी था? हाँ। ये भी परभक्षी है? हाँ। ये भी परभक्षी है? हाँ। अब इस खाद्य श्रृंखला में ये परभक्षी अगले चरण के परभक्षी के लिए एक स्रोत का काम कर रहा है, एक सोर्स का काम कर रहा है। तो क्या परभक्षी एक स्रोत का कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता? ये एक परभक्षी इस खाद्य श्रृंखला में अगले के लिए स्रोत का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताइए। ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए क्या ये एक सोर्स का काम कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्रोत या संज्ञाल भी बोलते हैं। सोचो, क्या ये एक एनर्जी का ट्रांसफर होते हुए एक चेन बन रही है, एक पाइप बन रहा है, एक नलिका समान एक संरचना बन रही है, जिसमें यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है। तो उसमें सोर्स जो है, एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला जो सोर्स जो है इस स्तर से, वो कौन था? एक परभक्षी नहीं था ये? हाँ सर। ये भी परभक्षी? हाँ सर। ये भी तो परभक्षी है? हाँ सर। तो कुल मिलाकर क्या एक परभक्षी पोषक स्तरों पर ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक संज्ञाल का, एक स्रोत का, एक कंड्यूट के रूप में कार्य करता है? ठीक है। हाँ, अब इसके आगे कोई स्रोत नहीं है, शेर को खाने वाला कोई नहीं है। अब मेरे को पता है कुछ भोंदूलाल होंगे, कहेंगे सर हम तो शेर का शिकार करते हैं, है ना? तू रोज शेर का शिकार करने जाता होगा। सर शेर का शिकार नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ऐसे तो ना चलो आज शेर मारकर खाते हैं, नहीं ना। तो कुल मिलाकर ये क्या होता है? ये शीर्ष परभक्षी होता है, इसका शिकार नहीं होता है। डन। तो ऑब्वियसली बात है, एनर्जी यहां पर खत्म हो गई है। अब ये जब खत्म हो जाएगा, ये जब मर जाएगा, तो ये इसकी डेड बॉडी जमीन में जाएगी। जमीन में कौन होंगे? सर अपघटक होंगे, वो इसके शरीर का अपघटन कर देंगे। जो इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ होएगा वो सारा मृदा में आ जाएगा। इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। अब जरा सोचिए, एक पादप को क्या चाहिए? सर फॉस्फेट चाहिए, खनिज चाहिए। वो खनिज मृदा के अंदर कैसे आ रहे हैं? जो जीव मर रहे हैं, उन मरने वाले जीवों की जो डेड बॉडी, उन डेड बॉडी का अगर हम अपघटन कर दें, जो कौन करते हैं आपके? सर सूक्ष्म जीव करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, कवक करते हैं। जब उसका अपघटन करेंगे, डेड बॉडी को सड़ाएंगे, अपघटन करेंगे, तो कार्बनिक पदार्थ से तो पोषण ले लेंगे। आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, कार्बनिक पदार्थ से तो वो पोषण ले लेंगे। सोचो एक डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी है, अकार्बनिक पदार्थ है। ये एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जब इसको सड़ाएगा, इसको गलाएगा, इससे पोषण लेगा, तो कार्बनिक पदार्थ यूटिलाइज कर देगा। क्या बच जाएगा? अकार्बनिक। अकार्बनिक किस में चला गया? मृदा में। फिर मृदा से होते हुए फिर वो किस में आएगा? सर फिर पादप में आएगा। पादप से होता हुआ फिर उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये आपका शीर्ष उपभोक्ता। अब ये जब मर जाएंगे,
ये जब मर जाएंगे तो इनके मरने से इनकी डेड बॉडी का फिर अपघटन होएगा, कार्बनिक पदार्थ उपयोग में ले लिया जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ फिर से चला जाएगा किसमें, मृदा में। ठीक है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या सर प्लांट भी परभक्षी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। क्या प्लांट भी परभक्षी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपने पिचर प्लांट अगर नाम सुना हो, आपने वीनस फ्लाईट्रैप अगर नाम सुना हो, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरत के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के निर्माण के लिए वो एनिमल्स को परभक्षण करते हैं। चलिए जी, क्या ये दूसरा बिंदु क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये मस्ट है। आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है, आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। बस पॉइंट क्लियर होना चाहिए, चीज समझ में आनी चाहिए, ताकि जब नोट्स पढ़े तो ये याद रहे। हाँ जी, परभक्षी जो होता है वो एक स्रोत का, एक कंड्यूट का, एक संज्ञाल का कार्य करते हैं। मीन्स एक फूड चेन के अंदर अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए, अगले पोषक स्तर के लिए एक स्रोत का कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, घटपर्णी। क्लियर? डन। चले नेक्स्ट बिंदु, अगले बिंदु पर आते हैं। अब यहां पर जो बिंदु लिखा हुआ है उसको समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम। सोचो मेरे भाई, एक जंगल है। कौन है मेरे भाई? ये एक जंगल है, और इस जंगल के अंदर भैया हिरण भी हैं, मान लो गाय भी हैं, बकरी भी हैं, और चिड़िया भी है, बंदर भी हैं, शेर भी हैं, और भी कई सारे जानवर हैं, है ना? कोई प्लांट का नेम बताइए सर। रवीना कुमारी, अभी अभी हमने तुमको प्लांट का नेम बताया, वीनस फ्लाईट्रैप, यूट्रिक्युलेरिया, ठीक है, घटपर्णी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है रवीना? हाँ जी, मैंने बोला यार दोस्त, मान लो एक जंगल है जिसके अंदर हिरण भी है, गाय भी है, बकरी भी है, चिड़िया भी है, शेर भी है। ओके सर, और भी कई सारे जानवर हैं। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे बताओ, सोचो, चिड़िया हटा देते हैं अभी, ये है, ठीक है। अब जरा सोचो, शेर क्या हिरण का शिकार कर सकता है? हाँ सर। शेर गाय का भी शिकार कर सकता है? हाँ सर। शेर बकरी का भी शिकार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो शेर एक परभक्षी है इनके लिए? हाँ जी। शेर कौन है? परभक्षी है। ठीक, ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था इतनी सी बात में? अब आप मुझे बताइएगा, अगर यहां से शेर खत्म हो जाए, इस जंगल से अगर शेर खत्म हो जाए, जो शिकारी है वही खत्म हो जाए, तो इनकी तो बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। अगर इनकी बल्ले बल्ले हो गई, इनको कोई खाने वाला ही नहीं है, तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, इनकी जनन क्षमता, मतलब मैं बोलूंगा इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, इनकी समष्टि घनत्व बढ़ता जाएगा। हाँ सर, बढ़ता जाएगा। अब जरा सोचो, इनका समष्टि घनत्व अगर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसका नुकसान पादपों को उठाना पड़ेगा। सोचो, इसका नुकसान क्या पादपों को उठाना पड़ेगा? क्यों सर? अरे जरा सोचिए, शाकाहारी है कि नहीं है? हाँ सर, शाकाहारी है। और अगर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे पादप धीरे धीरे कम नहीं होते जाएंगे। ये जब बढ़ते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा घास वास पादप वादप अगर खाते जाएंगे तो पादपों की संख्या खत्म होती जाएगी। अगर उत्पादक धीरे धीरे खत्म होते गए, सोचो, इस जंगल से अगर धीरे धीरे उत्पादक खत्म होते गए, तो एक टाइम के बाद ये भी क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, या इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे, तो वो जंगल जंगल नहीं रहेगा, बंजर हो जाएगी वो जमीन। सीधी सी बात है। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या? कि अगर परभक्षी नहीं हुआ, तो उसके पोषकों की संख्या क्या हो सकती है? उसकी आबादी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो परभक्षी जो है, क्या अपने पोषक की संख्या को रेगुलेट करता है या नहीं? इतनी सी बात समझानी थी। बताइए, इतनी सी बात समझ में आई? अगर परभक्षी नहीं होएगा तो पोषक जो है उसको कंट्रोल कौन करेगा? इतनी सी बात समझानी थी। बताओ, समझ में आई? क्या इतनी सी बात समझ में आई? सोचो, एक क्लास में टीचर है और बच्चे हैं। अगर क्लास का टीचर ना हो तो क्या बच्चे
क्लास में हाहाकार मचा देंगे कि नहीं मचा देंगे, इसीलिए टीचर का होना अनिवार्य है। हाँ सर, लेकिन एक ऐसी क्लास भी है यहां पर जिसमें क्लास टीचर होते हुए भी बच्चे जो है समझते नहीं है, कई बार हाहाकार मचाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं समझाने के बावजूद भी। सर आपको कोल्ड हो गया है? हाँ बेटा, मेरे को ठंडी लग गई है। चलो आगे बढ़े। चलो, जब तक मैं सांस लूं तब तक इस तीसरे बिंदु को निपटाओ फटाफट। सर आपकी नाक में कौन सा बैक्टीरिया बैठ गया है भोंदूलाल? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ लिया हो तो बता देना बेटा। एक बच्चे ने बोला सर नाक पे हाथ रख के सांस छोड़िए। कुछ भी नहीं हो रहा। पढ़ लिया? पढ़ लिया? समझ में आ गया? यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है? चलें आगे। चल आगे बढ़ते हुए एक बिंदु और ये समझ लेते हैं इसी के साथ। अब जरा सोचिए, जब शेर नहीं था तो इसके शिकारी जब शिकारी नहीं था तो इसका जो शिकार जो था वो शिकार की संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसका शिकारी नहीं था। अब ये जो शिकार जो थे इनका स्रोत क्या था? सर पादप था। क्या ये आपस में नहीं लड़ेंगे? सोचो, क्या ये आपस में नहीं लड़ेंगे? दिमाग लगाओ, क्या ये आपस में लड़ेंगे? और अगर ये आपस में लड़ेंगे यानी क्या स्पर्धा होगी? क्या कंपटीशन होगा? ये इसको मारे, ये इसको मारे, ये इसको मारे, ये इसको मारे। जो बेचारा वीक होगा यहां से निपटा दिया जाएगा, जो स्ट्रांग होएगा इनमें आपस में वो उसको वहां से भगा देगा। तो जरा सोचिए, आपस में जब ये स्पर्धा होएगी तो क्या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ जी। तो अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो हो सकता है इनमें से कोई यहां से भी क्या हो जाए सर? खत्म हो जाए। यहां से भी क्या हो जाए सर? समाप्त हो जाए। तो ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया। इसमें भी कोई तकलीफ तो नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई है। चलिए जी, अब एक एग्जांपल देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने बता रखा है। 1920 की स्टार्टिंग में, 1920 की स्टार्टिंग में
ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति था जो साउथ अमेरिका गया और साउथ अमेरिका में जाकर उसने एक कैक्टस का प्लांट देखा। किसका प्लांट देखा? कैक्टस का। वो जो कैक्टस का जो प्लांट जो था बड़ा ही आकर्षक था। वो जो कैक्टस का प्लांट जो था बड़ा ही दिखने में कैसा था? आकर्षक था। इस तरीके का नागफनी बोला जाता है इनको हिंदी में। देख रहे हो ना, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा? लग रहा है ना। लोग इसको, कई लोग जो है इसको अपने घर पर एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी यूज में लेते हैं, यानी सजावटी पादप के रूप में भी इसको यूज में लिया जाता है। अपने घर में लोग लगाते हैं इसको, नागफनी को। ठीक है, तो इसकी ये जो बल्ब आप देख रहे हैं थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिख रही है ना। हाँ जी। तो वो जो व्यक्ति जो था उसने देखा, है ना। सर स्पर्धा दो समान जातियों के बीच में भी होता, आएगा कंसेप्ट आएगा विशाल, वेट करना अभी। ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति अमेरिका में जाके, दक्षिणी अमेरिका में जाकर वहां पर उसने कैक्टस देखा, और ये जो कैक्टस जो था इसका नाम भी याद रखना आपने, प्रिकली पियर कैक्टस। क्या नाम है? प्रिकली पियर कैक्टस। क्या ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। ये जो प्रिकली पियर कैक्टस जो था ये बड़ा अट्रैक्टिव था। उसने सोचा मैं अपने घर पर ले जाता हूं। ये अपने घर पर ले गया इस कैक्टस को। कहां ले गया? सर ऑस्ट्रेलिया ले गया। ऑस्ट्रेलिया से यहां आया, यहां आकर चेक किया, मतलब आया होगा किसी काम से, देखा इसने, अरे वाह भैया वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो, ले गया अपने घर पर। अब अपने घर पर ले गया, ऑस्ट्रेलिया में ले गया। अब ऑस्ट्रेलिया में जब ये अपने घर पर ले गया तो अपने घर पर इसने इसको एक गमले में रख दिया। अब मान लो ये गमला था, इसके घर पर गमला, इस गमले में इसने इस कैक्टस को उगाया, लगा दिया। हाँ सर। लगाने के बाद इसने देखा, अरे भाई ये तो 2-3 दिन में पूरा का पूरा फैल गया। इसने बोला ओहो बड़ा अच्छा है, तो बहुत जल्दी फैलता है। इसने गमला थोड़ा सा बड़ा ले लिया और बड़े गमले के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जब इसने इसको यहां ट्रांसफर किया, इसने देखा कुछ दिनों बाद, अरे ये तो फिर से फैल गया भैया, बहुत जल्दी जल्दी, दो दिन में ये यहां पर भी फैल गया, बहुत ही जल्दी फैल गया ये यहां पर। अब इसने क्या किया, चलो भाई एक बार और कर लेते हैं, एक बड़ा और बड़ा गमला ले लेते हैं। यहां से निकालकर उसने एक और बड़ा गमला ले लिया। अब उस बड़े गमले में उसने उसको लगा दिया। बड़े गमले लगाया तो 2-3 दिन बाद ये बड़ा गमला भी इससे भर गया। अब ये जो है था व्यक्ति जो था ये बहुत परेशान हो गया। अब इसने इसको निकाला और अपने घर में जो बाहर गार्डन था उसमें डाल दिया। कि इतनी जल्दी क्या फैलेगा, चलो गार्डन में डाल देते। गार्डन में देखा तो गार्डन में थोड़े दिन में ये फैल गया। अब ये व्यक्ति बिल्कुल पगला गया। इसने बोला कि भाई हमसे नहीं रहा जाएगा ऐसे, एक काम करते। इसने उठाकर ऑस्ट्रेलिया में अपने घर से थोड़ा सा दूर ले गया और ले जाकर इसने रोड के दोनों साइड में लगा दिया कि तुम यहां पर बढ़ोगे। तो ये कुछ ही हफ्तों में ये 100 एकड़ जमीन में बहुत तेजी से फैल गया। कौन? ये प्रिकली पियर कैक्टस बहुत तेजी से फैल गया, बहुत तेजी से फैल गया। इसकी आबादी जो थी बहुत तेजी से फैल गई है, बहुत तेजी से। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। अब इतनी तेजी से फैलती जा रही थी, इतनी तेजी से फैलती जा रही थी, इतनी तेजी से फैलती जा रही थी कि भैया फाइनली ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने देखा, उनका ध्यान गया कि ये क्या हो रहा है, एकदम से रोड के चारों तरफ ये इतने सारा कैक्टस कैसे आ गया है। तो फिर वहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो इकोलॉजिस्ट जो थे, उन इकोलॉजिस्ट से पूछा गया कि भैया ये क्या है, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। जो पारिस्थितिकीविद जो थे, जो इकोलॉजिस्ट मतलब इकोलॉजिकल साइंटिस्ट जो होते, जैसे हमारे रामदेव मिश्रा हैं, ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलिया में जो इकोलॉजिस्ट है उनसे जब पूछा गया कि भैया इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है, तो उन्होंने रीजन बताया कि इस प्रिकली पियर कैक्टस का ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं है, कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं है। कौन नहीं है इसका? कोई प्राकृतिक परभक्षी, नेचुरल इसका प्रीडेटर यहां पर कोई नहीं है जो इसकी संख्या को कंट्रोल करे। तो हमने पिछला बिंदु यही तो पढ़ा था कि परभक्षी जो होते हैं वो अपने प्रे की, अपने शिकार की संख्या को क्या करते? कंट्रोल करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इनके शिकार की संख्या क्या हो जाएगी जनाब? बहुत तेजी से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इस एग्जाम्पल में यही देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो लाया गया था कैक्टस,
उस कैक्टस का कोई प्राकृतिक परभक्षी ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, हां साउथ अमेरिका में था। कौन होता है इसका प्राकृतिक परभक्षी? कौन होता है इसका प्राकृतिक परभक्षी? कौन होता है? शलभ होते हैं। अब शलभ आप अच्छे तरीके से जानते कौन होते हैं? मौत होते हैं। कौन सा मौत होता है उसकी जानकारी लेने की आपको जरूरत नहीं है। डन। इतनी सी बात थी, इतनी सी चीज समझनी थी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो दोस्त फटाफट ये तीसरा बिंदु फटाफट पढ़िए और फिर ये चौथा बिंदु फटाफट पढ़िए ताकि हम आगे बढ़ सके। फटाफट इस बिंदु को पढ़िएगा तीसरे को। सर तारा फिश वाला एग्जाम्पल भी है, वो भी अभी बता रहा हूं। पहले इस एग्जाम्पल को एक बार तीसरा बिंदु पढ़ लो, फिर उसके बाद में चौथा बिंदु पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तीसरा बिंदु पढ़ो बेटा, पढ़ने के बाद बता दो हां सर पढ़ लिया है। ओके मोहित, जहां से पेड़ लाए थे वहां भी थाईलैंड हुआ होगा। कौन सा थाईलैंड हुआ होगा? कौन सा थाईलैंड हुआ होगा? पढ़ लिया सभी ने? परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह शिकार समष्टि प्रे पॉपुलेशन को नियंत्रित करते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। पारितंत्र में अस्थिरता आ जाएगी। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां लाई जाती हैं तो वह आक्रामक हो जाती है, जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा। जो कहां से लाया गया था? ये नागफनी जो है ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। कहां से लाया गया था? अमेरिका से लाया गया था। तो यहां आकर ये बहुत तेजी से फैल गया था। बहुत तेजी से आक्रामकता इसने दिखाई थी। आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है। क्यों? क्योंकि उस भूमि में उसका कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होता है। यहां पर इस नीचे वाली इस लाइनों का एग्जाम्पल जो यहां पर दे रखा था क्या कि 1920 में आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में कौन लाई गई थी? नागफनी, जिसको हमने प्रिकली पियर कैक्टस बोला। ऐसा होता है ये लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी थी इसने। अंत में नागफनी को खाने वाले जो परभक्षी, जो एक प्रकार का शलभ, ये मौत जिसको हम बोलते हैं, जो उसका प्राकृतिक जो आवाज जो था, जो उसका प्राकृतिक परभक्षी जो था, उसको लाया गया। ऑस्ट्रेलिया में लाने के बाद उसकी आक्रामकता को यानी नागफनी को क्या किया गया था? नियंत्रित किया गया था। सर इसीलिए जंगल में टाइगर और लायंस को बचाया जाता है। यस बेटा, इसीलिए हर एक जीव की कहीं ना कहीं, हर एक पारितंत्र में, हर एक इकोसिस्टम में, हर एक जीव की कहीं ना कहीं एक उपयोगिता है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, पवन पवार लिख तो रहे हो बेटा। क्या ये आपको चीज समझ में आ गई है? ये चौथा बिंदु क्लियर हो चुका है, या मैं बोलूंगा यही तीसरा बिंदु चल रहा था। ये तीसरा बिंदु था, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। सभी को क्लियर होता गया, समझ में आ गया? जो नीट के ड्रॉपर्स हैं या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स कैसे बनाएंगे? शॉर्ट में इस पहले बिंदु में आपका क्या नोट्स बनेंगे? इस पहले बिंदु में आप हेडिंग डालेंगे परभक्षिता। ये लिखेंगे कि पकड़कर मार जाता है। क्या ये लिखना जरूरी है? सोचो, आप एक अगर रियल एस्पिरेंट है तो क्या ये लिखने की जरूरत है कि परभक्षी जो होते हैं वो पकड़कर मार कर खा जाते हैं? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। यहां पर आप पहले बिंदु में क्या लिखेंगे? पकड़कर मारकर खा जाते हैं। आप पहले बिंदु में क्या लिखेंगे? आप पहले बिंदु में ये लिखेंगे क्या? शाकाहारी जो होते हैं वो पादपों के परभक्षी होते हैं। एग्जाम्पल गोरैया। खत्म। ये था पहला बिंदु। पहला बिंदु क्या? परभक्षिता में पहला बिंदु क्या? शाकाहारी पादपों के परभक्षी होते हैं। एग्जाम्पल में गोरैया। खत्म। पहला बिंदु। एक लाइन। दूसरी लाइन, परभक्षी क्या होते हैं? कंड्यूट, संज्ञाल स्रोत होते हैं। किसमें? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण। दूसरा बिंदु। खत्म। मीनिंग समझने के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। तीसरा, तीसरे बिंदु में आपने कुछ लिखना नहीं था। यहां पर आपने जस्ट इतना सा, एक चाहे तो बस इतना सा डायग्राम बनाकर, अगर ये खत्म तो ये पारितंत्र को अस्थिर कर देंगे। यानी ये परभक्षी
अपने प्रे को, अपने शिकार की संख्या को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं, इतनी इंग्लिश समझ में आ जाएगी क्या? परभक्षी अपने शिकार की संख्या को कंट्रोल करता है। ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, इसमें सिंपल एक लाइन लिखनी है, क्या? परभक्षी अपने शिकार की संख्या को कंट्रोल करता है, खत्म। एग्जाम्पल ये लिखना है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। 1920 एरो ऑस्ट्रेलिया, एरो साउथ अमेरिका, वहां से लिया प्रिकली पियर, लाए ऑस्ट्रेलिया, फैल गया। अब फैल गया तो उसका प्राकृतिक परभक्षी वहां नहीं था, ब्रैकेट में लिख दीजिए मौत, खत्म। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे, स्मार्टली चीजों को किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते सारी चीजें लिखने लग जाते हैं, बस, है ना, जैसा बोला जाए बस वैसा करते जा रहे, लिखे जा रहे, जो दिख रहा है बस लिखते जा रहे हैं। बेटा, एक गधे में और घोड़े में डिफरेंस होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना, समझना इस चीज को। जो लिखा हुआ सारा का सारा नहीं लिखना है आपने, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ में, थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ में आपने चीजों को समझना है। पहले फोकस करना है किस चीज पर? समझने पर। समझ लिया, समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो छांटनी है। अच्छा, नागफनी प्रिकली पियर कहां से लाया गया? ऑस्ट्रेलिया। कब? 1920 के आरंभ में। क्या नाम है? प्रिकली पियर कैक्टस। अब ये मत लिखना है लाखों क्षेत्र में फैल गया था। क्वेश्चन आएगा कि कितने क्षेत्र में फैला था? लाखों में फैला था, हजारों में फैला था, 100 में फैला था, कितने में? सोच, ऐसा कोई लॉजिकल कोई क्वेश्चन आएगा? हां, ये पूछा जा सकता है, इस नागफनी का प्राकृतिक परभक्षी कौन होता है? शलभ होता है, मौत होता है। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। पवन पवार। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला बिंदु जो यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां तक जो बात जो थी उसको समझते हैं। इसी वाले एग्जाम्पल में मैंने दो चीजें आपको बताई। इस वाले एक एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में आपने एक चीज तो ये पढ़ी कि परभक्षी जो है, परभक्षी क्या कर रहा है? अपने शिकार की संख्या को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक चीज तो हमने ये पढ़ी। अगर परभक्षी नहीं होएगा तो शिकार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, हमने ये देखा। अगर परभक्षी नहीं हुआ तो हमने देखा कि भैया ये तेजी से बढ़ जाएंगे, है ना। दूसरा हमने ये देखा, जब ये तेजी से बढ़ेंगे तो आपस में एक दूसरे को नुकसान भी तो पहुंचाएंगे। हाँ जी, तो हमने ये वाला जो बिंदु जो था उसमें क्या पढ़ा कि सर जब यहां से हटा दिया तो इनकी संख्या तेजी से बढ़ गई थी। यानी हमने ये पढ़ा कि परभक्षी अपने शिकार की संख्या को कंट्रोल करता है, ये हमने पढ़ दिया है। ठीक है जी, और इसका एग्जाम्पल जो था वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। कैसे? देखिएगा, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। प्रशांत महासागर में, अब महासागर है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं पर जमीनी इलाका भी होएगा, कोई आइलैंड्स भी होंगे, कोई महाद्वीप भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक तारा मछली मिलती थी, जिसका नाम था पाइजेस्टर। पाइजेस्टर ये कौन है? स्टारफिश है, तारामिन है। दिखने में कैसी होती है जनाब? कुछ ऐसी होती है, ये कुछ इस तरीके की होती है। कौन? ये पाइजेस्टर, ये स्टारफिश है। ठीक है जी, स्टारफिश है। ठीक है, कहां पर मिल रही थी बेटा? ये तारामिन जो है ये आपके प्रशांत महासागर जो है, ये प्रशांत महासागर के जो तट जो है, कहां पर? अमेरिकी प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर चट्टानों पर मिलती है। कौन? आपकी कौन? पाइजेस्ट तारा मछली। इतनी सी बात समझ में आ गई। क्या बोला हमने? ये पाइजेस्टर एक स्टारफिश है जो कहां पर मिल रही है? अमेरिका में, जहां प्रशांत महासागर के जो तटीय इलाके जो है वहां पर मिलती है। ओके जी,
अब ये जो है ये एक परभक्षी है। अब ये किसकी परभक्षी हुआ करती है? ये यहां पर परभक्षण करती थी 100 से ज्यादा, लगभग 100 अकशेरुकियों का। अकशेरुकी, ये वर्ड याद आ रहा है, इनवर्टिब्रेट्स। ये वर्ड याद आ रहा है, इनवर्टिब्रेट्स। जैसे सर घोंगा, जैसे बार्नेकल, ये वर्ड याद आ रहा है, बार्नेकल। ये वर्ड याद आ रहा है, बार्नेकल। ठीक है, इनका परभक्षण करती थी, इनको खा जाती थी। ठीक है, यानी क्या ये इन अकशेरुकियों की संख्या को कंट्रोल करती थी या नहीं करती थी? यहां सर बिल्कुल करती थी। भाई यही तो हमने पढ़ा यहां पर, क्या परभक्षी जो होता है अपने शिकार की संख्या को कंट्रोल करता है। ये हमने देखा यहां पर, बिल्कुल देख लिया। अब क्या हुआ, कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस तटीय इलाके को क्या कर दिया, यहां से बंद कर दिया। पहले तो थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के बाद में यहां से इस तारा मछली जो है, इस पाइजेस्टर को यहां से खत्म कर दिया, हटा दिया। मतलब कुछ समय के लिए यहां पर हटा दिया। अब कुछ समय हटाने के बाद, लगभग कितने वर्ष के बाद में, ये याद रखना, 10 वर्षों के बाद में। कितने वर्ष के बाद में? सॉरी, 1 साल में ही। कितने साल में? 1 साल से 1 साल में ही। कितने साल में? 1 साल बाद उन्होंने क्या देखा, 1 वर्ष बाद उन्होंने क्या देखा, इन 100 में से लगभग 10 जातियां जो हैं अकशेरुकियों की, वो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। अब बताइए, इतनी सिंपल सी बात किसको समझ में नहीं आएगी? बोलो, इतनी सिंपल सी बात किसको समझ में नहीं आएगी कि अगर आप एक परभक्षी को उस जगह से हटा दोगे, अगर आप एक परभक्षी को अगर खत्म कर दोगे, तो उसके कारण जो शिकार है उसकी संख्या तो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होएगा। वो हमने इस एग्जाम्पल में देख लिया। अब हमने एक और एग्जाम्पल ये देखा कि जो शिकार है उसकी संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो आपस में भी क्या करेंगे सर, स्पर्धा करेंगे। और अगर आपस में स्पर्धा करेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। जो प्रभावी होएगा वो अप्रभावी को वहां से हटा देगा, जो इस एग्जाम्पल में यहां देखा गया कि हमने यहां पर यह देखा कि ये जो परभक्षी जब हटा दिया गया तो इसके शिकार की संख्या तो बढ़ी, लेकिन वो आपस में स्पर्धा करके एक दूसरे को ही क्या कर रहे थे जनाब, खत्म कर रहे थे। जिसमें हमने 1 साल बाद क्या देखा, 1 वर्ष बाद क्या देखा कि भैया यहां पर जहां पहले 100 अकशेरुकियों की जातियां मिला करती थी, जिसमें से 10 जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि भैया ये कंट्रोल करने वाला परभक्षी जब यहां नहीं होएगा तो ये आपस में भिड़ लेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर यहां से निपट लेंगे। बताइए, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया या ऊपर से निकल गया? और अगर आ गया है तो जरा एक बार इस लाइन को भी एक बार पढ़िए, एक बार जरा आप पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ूंगा। वेल डन पुष्पेंद्र, वेरी गुड। सोच, इंट्रा होएगा या अंतर होएगा, ये सोचना पुष्पेंद्र, सोचना, आराम से सोचना। आ रहा है शिवम गिरी, आ रहा है। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? यहां पर देखो एक मिस्टेक लग रही होगी। देखो यहां लिखा हुआ है अंतरा और यहां लिखा हुआ है इंटर। आपके हिसाब से क्या चेंज करना चाहिए मुझे? मेरे को इंटर को इंट्रा करना चाहिए या अंतरा को अंतर करना चाहिए?
एक चीज तो चेंज होएगी। क्या चेंज होएगा? सर कंपटीशन कैसे कम करेगा? सोचो, ओम बाबू, आप मेरे को एक बात बताओ, अभी आप कंपटीशन लड़ने वाले हो? पिछले साल 25 से 26 लाख बच्चे थे, इस साल लगभग 28-29 लाख बच्चे होंगे। सिलेक्शन रेशियो 1%, 10% का, यानी 27 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी हर 27 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होएगा। फिर कितने बच्चे रह जाएंगे? 26 बच्चे रह गए। 27 में से एक सेलेक्ट हो रहा है तो 26 रह गए, हो गए 26 रह गए ना। अब उन 26 में से हो सकता है अगले साल फिर से ड्रॉप ले, लेकिन हो सकता है उन 26 में से मान लो 6 अगर ड्रॉप नहीं लेकर किसी और स्ट्रीम में चले जाते हैं, कोई और ऑप्शन चूज कर लेते हैं, यानी वो इस कंपटीशन से बाहर हो गए, हट गए वो इस कंपटीशन से। सेम टू सेम कंसेप्ट यहां पर भी था कि जब यहां पर वो पाइजेस्टर, जो तारा मछली, जब यहां से खत्म हो गई तो वो जो 100 अकशेरुकी जो थे, उनका सोर्स जो था, उनका खाना जो था, कुछ का सेम हो सकता था, जो आपस में भिड़ लिए। जैसे आपने इस एग्जाम्पल में अभी अभी देखा था, गाय वाला, हिरण वाला, बकरी वाला आपस में भिड़ेंगे। हाँ जी, भिड़ेंगे, और भिड़ेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन शेर की उपस्थिति में दूर दूर रहते थे, साथ साथ नहीं रहते थे, क्योंकि उनसे डर लगता था। तब तो आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, और पढ़ने के बाद आप लोगों ने इतना जजमेंट ले लिया होगा कि यहां पर अंतरा की जगह क्या आएगा? अंतर आएगा। क्यों सर? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। यहां पर स्पर्धा किसके बीच में हो रही है? 100 अकशेरुकी अलग अलग जाति के हैं। क्या है? अलग अलग जाति हैं, अलग अलग जातियां हैं। अब अगर अलग अलग जातियों के बीच में स्पर्धा हो रही है, अलग अलग जातियों के बीच में स्पर्धा, और ये सोच, अकशेरुकों की 10 से अधिक जातियां, यानी अलग अलग जातियां विलुप्त हो रही है, यानी अलग अलग जातियों के बीच में क्या हो रहा था? स्पर्धा हो रही थी। तो अलग अलग जातियों के बीच में अगर स्पर्धा होगी तो वो क्या कहलाएगी? अंतर जातीय स्पर्धा, इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन। और ये हमारी इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी में क्या होएगा? अंतर होएगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी लाइनें समझ में आ गई होंगी। कोई ऐसा बिंदु जो नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछिए। ठीक है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में मिस्टेक है बेटा। ठीक है पुष्पेंद्र, क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, ये तारामिन थी बेटा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट। सर 1 साल क्यों लिखा है सर? क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने इसको यहां से हटाया ना, वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहे थे कि क्या होता है। तो वो हटाकर, मान ले 2024 में हटाकर चले गए इसको यहां से। 2025 में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि अले पहले 100 प्रकार के अकशेरुकी मिलते थे, यहां पर अब कितने मिल रहे हैं सर? 90 प्रकार या उससे भी कम हो रहे हैं। कितने हो गए? 85 के आसपास हो गए, 88 के आसपास हो गए, यानी 10 से ज्यादा जातियां विलुप्त हो गई हैं। तो कितने वर्ष बाद आकर देखा उन्होंने बेटा? 1 साल बाद आकर देखा। अरे मेरे चुन्नी लाल, इतनी सी बात समझ में नहीं आई तेरे को कि 1 साल क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि 1 साल बाद यहां पर क्या किया गया? अध्ययन किया गया। अब सर ये अंतर ज्वारीय का मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा जानता है, सुना है कभी? टाइड्स, वेव्स, तरंगे, सॉरी, ये यहां पर ये इस तरीके से मेरी मां,
ये तटीय इलाका है, और अगर ये तटीय इलाका है तो यहां पर क्या आती है बेटा, इस तरीके से टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं, और जहां ये वेव्स आती है वो तटीय इलाके पर, यहां पर क्या मिल रही थी सर, आपकी पाइजेस्टर मछली मिल रही थी, तारा मछली मिल रही थी। सर अंतर जातीय का मतलब एक ही जाति के जीव। सतेंद्र बाबू 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 बाबू, ए बाबू ऐसे ना किया करो रे। सर अंतर जातीय का मतलब एक ही जाति के जीव। बाबू 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 बाबू, देखो हमारी आंख से खून निकल रहा है, और क्या बोलते हैं, आंसू निकल रहे हैं तुम्हारा ये जवाब सुनकर। अंतर जातीय मीन्स दो डिफरेंट जाति, अंतरा जातीय मीन्स एक ही जाति के दो जीव। ठीक है, याद रखना सतेंद्र, गलती मत करना। अब चलिए, ये हमारा चौथा बिंदु हो चुका था। सॉरी, ये हमारा कौन सा बिंदु था, चौथा था, ये पांचवा होएगा। सॉरी, ये कौन सा होएगा, हमारा पांचवा बिंदु होएगा। अब पांचवा बिंदु क्या है देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है विवेकी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रूडेंट, और विवेकी प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। अब आप देख लो आप में से कौन सा विवेकी है सतेंद्र बाबू, जरा सोचिए, सोचो, क्या आप विवेकी हो, क्या आप समझदार हो, क्या आप प्रूडेंट हो? समझदार भी लिख सकते हैं या अक्लमंद भी लिख सकते हैं। अक्लमंद लिख सकते हैं, समझदार लिख सकते हैं। ठीक है, चालाक, चालाक तो चलो थोड़ा सा नेगेटिव वे में आ जाएगा, चालाक भी लिख सकते हैं। समझदार बेटर वर्ड है, समझदार इज बेटर। चालाक में तो फिर वो हो जाता है ना, थोड़ा सा नेगेटिव एक इमेज आती है। बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान, समझदार, अक्लमंद, तो ये मीनिंग है किसका, विवेकी का। अब बाकी आप अपने ऊपर देख लीजिएगा कि आप लोग विवेकी हैं या अविवेकी हैं, अपने अपने बारे में देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है। अब साहब ये जो है, ये परभक्षी जो होते हैं, ये परभक्षी जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, विवेकी होते हैं। कैसे होते हैं, परभक्षी इज विवेकी। परभक्षी कैसे होते हैं, विवेकी होते हैं। क्या बोला मैंने, परभक्षी विवेकी होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रूडेंट। अब इसका मतलब क्या है, समझदार क्यों है? मैंने आपसे जस्ट इतना सा बोला, मैंने कहा दोस्त ये शेर था, आपने बोला ओके सर, मान लेते आपकी बात, शेर था। यहां पर एक शेर है, 5 हिरण है, 10 गाय हैं, 15 बकरी हैं। मान लो एक शेर है, 5 हिरण है, 10 गाय हैं, 15 बकरी हैं। अब जरा सोचिए, एक दिन में ये शेर इन सबको निपटा सकता है, इतनी एनर्जी है इसके पास में, ये चलो 2 दिन में खत्म कर सकता है। सोचो क्या ये इनको ज्यादा से ज्यादा खत्म करेगा? इमेजिन करो, सोचो ये शेर के सामने 5 हिरण आए, 5 को निपटा डाला, 10 गाय आई, 10 को निपटा डाला, 15 बकरी आई, सबको खत्म करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। क्या ऐसा करेगा? नहीं। क्यों सर? क्योंकि एक टाइम पे ये क्या इतना सारा मांस खा लेगा, सभी का मांस खा लेगा, सभी को खा जाएगा? नहीं। सोचो अगर इसने इन सभी को खा लिया, मतलब इसने इन सभी को मार दिया और इनमें से कुछ को खा लिया, मान लो एक हिरण खा लिया, एक आधी बकरी खा ली, थोड़ी सी गाय खा ली है, तो बाकी जो है वो तो सड़कर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 4-5 दिन तक तो फिर भोजन नहीं करता है, क्योंकि एक बार जब भोजन कर लेता है उसके बाद में 4-5 दिनों तक इसको ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना। पेट भरकर अगर इसने भोजन कर लिया तो फिर 4-5 दिन तक छुट्टी। अब आप मुझे बताइए, अगर एकदम से अगर ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर देगा, ओवर यानी अति दोहन करने लग जाएगा, अति दोहन मीन्स ज्यादा से ज्यादा इनको खत्म करने लग जाएगा, तो एक टाइम के बाद अगर यही खत्म हो जाएंगे तो बाबू क्या ये खुद जिंदा रह पाएगा?
सोचो, जहां ये 6 महीने का भोजन था, अगर ये इन सब को 2 दिन में निपटा देगा तो 6 महीने का तो भोजन ही खत्म हो गया। तो जरा सोचिए, क्या ये ऐसा करता है? नहीं सर, परभक्षी जो होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, एक ही बार में नहीं निपटाते हैं, एक ही बार में नहीं खत्म करते हैं। दोस्त, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, पढ़िए। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अति दोहन करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा काबिल है और अपने शिकार का मैक्सिमम उसने क्या कर दिया? दोहन कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो जरा सोचिए, शिकारी क्या हो जाएंगे? शिकार क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, प्रे खत्म हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर प्रे खत्म हो गया तो खुद परभक्षी भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करते हैं। परभक्षी जो होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं? विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, अकलमंद होते हैं। हाँ जी, क्या इतनी सी बात क्लियर है? क्या ये 5वां बिंदु सिंपल लिखना है क्या? कि परभक्षी अगर अति दोहन करेंगे शिकार विलुप्त हो जाएंगे, कौमा परभक्षी विवेकी होते हैं, अति दोहन नहीं करते हैं। खत्म। क्या ये हमारा 5वां बिंदु आपको समझ में आ गया? चलें आगे। नेक्स्ट, अब यहां पर 6ठा बिंदु और उस 6ठे बिंदु से संबंधित 6ठा, 7वां और 8वां, इन बिंदुओं को यार सही करना पड़ेगा। ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया और ये 8वां हो गया। छठा, 7वां और ये 8वां। ये हमारे टोटल 8 बिंदु हो गए हैं। किससे? टोटल परभक्षण के टोटल 8 बिंदु थे। ठीक है, ये परभक्षण के टोटल 8 बिंदु हैं। अब इन 8 बिंदुओं को, 8 बिंदुओं में से ये 6ठा, 7वां और 8वां बिंदु जो है इसकी स्लाइड में डाल रहा हूं। एक बार आप पढ़कर आइएगा, स्लाइड को देखिएगा, पढ़कर आइएगा, कुछ समझ में आ जाए तो। आज इतना ही पढ़ेंगे, बस इतनी ही हिम्मत है अभी। ठीक है, उसके बाद कल हम इस चैप्टर में अमेंसलिज्म और कंपटीशन, इसको कल खत्म कर देंगे। कल इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। बस कुछ बचा नहीं, इतना ही सही। स्लाइड 15-20 स्लाइड बची है, उसको हम कल समाप्त कर देंगे। यस, अब किसी के अगर डाउट्स हैं पूछिए बिंदास। अब बोलिए, क्या पूछना है आपको? बोलो भैया, बोलो अरम पठान, अब बोलो। रुके हुए हो? कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है? जीवाणु का। बेटा अगर तेरे को याद है, सिद्धू बाबू याद कर, BAC, YAC, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगर तेरे को 2024 का लेक्चर अगर याद है तो उसमें ये चीज बताई थी, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर जो हम बाहरी डीएनए डालते हैं वो कितना लंबा डाल सकते हैं? 1 से 5 KB के आसपास का। KB मीन्स किलो बेस। कॉस्मिड में और ज्यादा, इसमें तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डीएनए डाल सकते हैं विजातीय, इसमें भी बहुत बड़ा डीएनए डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा डीएनए हम किसके द्वारा डाल सकते हैं? प्लाज्मिड के द्वारा। इनके द्वारा हम बड़े विजातीय डीएनए को हम डाल सकते हैं, तभी तो ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। डन। तो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इसका? कौन सा संवाहक डीएनए के केवल छोटे टुकड़े का क्लोन कर सकता है? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? प्लाज्मिड आ जाएगा। ठीक, नहीं आ रहा सत्यम सिंह हमको समझ में, क्या लिख रहे हो? बता, तेरे को समझ में आ रहा है? मेरे को तो नहीं आ रहा किसी भी एंगल में।
After invasion of host, human immunodeficiency virus HIV embedded in the genetic material into the host genome, what number of thymine nucleotide would have been present in the double-stranded DNA generated after the reverse transcription of the RNA? ये RNA है, इस RNA से आपको DNA बनाना है बेटा। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा अनामिका, ये RNA लिखो कॉपी में, इस RNA से DNA बनाओ। अब जरा सोचो, अगर ये RNA है तो इससे जो DNA बनेगा पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा। अब A के सामने देखो, U के सामने क्या होएगा? A होएगा। यहां पर आपको क्या देखना है सर? थाइमीन में कितनों में थाइमीन होएगा? जहां पर A है उसके सामने क्या होएगा? T। जहां पर A है उसके सामने क्या होएगा? T। यानी 1 2 3 3 थाइमीन एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, 3 थाइमीन एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, 3 थाइमीन है। और जितने यूरासिल है उतने क्या होंगे? एडेनिन। उसके सामने क्या होंगे? थाइमीन। देखो समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है। एक सेकंड पहले मैं इसको सेव कर लूं ताकि इसको हटा दूं। एक सेकंड बस इसको एक बार सेव करने दो, मेरे पास जगह हो जाएगी। नहीं है आदर्श शुक्ला। हाँ जी, ये क्वेश्चन था AUG-GCC। मैं लिख देता हूं, सभी बच्चे करेंगे। AUG-GCC सभी करेंगे। CCU UCA-GGC और ACU। ये एक आरएनए का क्रम है, ये एक आरएनए का क्रम है। 5' 3'। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द इन्वेजन ऑफ होस्ट, HIV वायरस embedded its genetic material into the host genome, what number of thymine nucleotide would be present in the double-stranded DNA generated after the reverse transcription of the RNA sequence listed below? ये बोल रहा है कि दोस्त आपके पास में ये एक RNA था, ये RNA जो था ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, और ये किसका था? HIV वायरस का था। अब HIV वायरस का ये जो RNA जो है ये आगे चलकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और क्या बनाएगा सर? DNA बनाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, इससे जो डीएनए बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड कैसे बनेगा? पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। आपको पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है। अब जरा सोचिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अगर आप बनाएंगे इसमें, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए इसके लिए पूरक आप देखेंगे क्या होंगे सर? जरा जल्दी से फटाफट दिमाग लगाएंगे। इसके पूरक क्या देखेंगे सर? ए के सामने टी आएगा, यू के सामने ए, जी सी की तो बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में थाइमीन पूछा था। तो आप यहां पर जहां जहां यू है उसकी जगह यू के सामने ए, और जहां ए है उसके सामने टी। टी क्यों? क्योंकि थाइमीन है। ए के सामने टी, खत्म। तो हमने ए और टी कर दिया। अब ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम क्या बनाएंगे सर? डबल स्ट्रैंडेड बनाएंगे, यानी इसके पूरक बनाएंगे। ए टी 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 ए ए, ये हमने बना दिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि भैया What number of thymine nucleotide would be present in the double stranded DNA? इसमें डीएनए में थाइमीन कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमको दिखाई दे रहे हैं। 6 ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ 6 दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑप्शन में है, 7 है। या तो मैंने कहीं पढ़ने में गलती, AUG-GCC, AUG-GCC, CCU, CCU, UCA, UCA-GGC, UCA-GGC और AC। अच्छा, लास्ट में ACU था। माफ करना, मैंने जल्दबाजी में यहां पर U नहीं लिखा था, लिखने में गलती हो गई थी। लास्ट में ये U था, तो यहां पर U की जगह क्या आ जाएगा बेटा? यहां पर A आ जाएगा, या सॉरी U की जगह क्या आएगा? T आ जाएगा, और बाकी आप समझ गए। U की जगह T आ जाएगा, सॉरी इधर क्या आ जाएगा? हाँ ठीक है, इधर टी इधर ए आ जाएगा। कितने हो जाएंगे थाइमीन? कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। डन बेटा, ठीक है, क्लियर है? सभी ने कर लिया था ये वाला?
सर वो एनसीईआरटी में लिख रहा है कि अनेक मिन बाह्य परजीवी कोपीपोड्स द्वारा संक्रामित होती हैं। कौन है ये? कायरा। कायरा बेटा थोड़ा दिमाग लगाया करो ना। अनेक मिन का मतलब, मिन मतलब मछली, अनेक मछली बाह्य परजीवी, उस बाह्य परजीवी का नाम क्या है? कोपीपोड्स द्वारा संक्रामित होती है। मैंने क्या बताया था? ये जो कोपीपोड्स होती है छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो कंपैरेटिवली बड़ी बड़ी मछलियों को क्या करती है? संक्रामित करती है। अब यहां पर बड़ी नहीं लिखा, यहां पर छोटी नहीं लिखा, मैंने उसको इलैबोरेट करके आपको समझा दिया। यहां पर डायरेक्टली लिख दिया है क्या कि कई ऐसी मछलियां होती है जो कोपीपोड से संक्रामित होती है। अब ऑब्वियसली बात है कोपीपोड छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि कल का लेक्चर अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था परजीवी कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं, और पोषक कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। सर एनसीईआरटी में पॉइंट डाल ले, नोट्स में ना लिखे जब भी चलेगा? बेटा चलता तो कुछ भी नहीं है। क्यों इतना आलस कर रहा है दोस्त? सर एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 की 186 की 14th लाइन से 17th लाइन तक बहुत से बच्चों को दिक्कत है। सत्य मेरे को एक बात बता, तूने ठेका ले रखा है सबका? है तो ग्रुप में भी शामिल है और तेरे उठपटांग सवाल आते हैं। तूने ठेका ले रखा है, बहुत से बच्चों को दिक्कत है, बहुत से बच्चों को दिक्कत है। मेरे को तो नहीं यहां पर दिख रही किसी को। है किसी को यहां पर दिक्कत? तेरे को दिक्कत है तू अपना पूछना है यहां पर, औरों का ठेका मत लिया करो क्लास में आकर। पेज नंबर चैप्टर नंबर 9 में 186 की 14th लाइन, चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर, वापस से वही संवहक की तो उसकी तो बात नहीं कर रहा, सिलेक्टेबल मार्कर की। सेलेक्टेबल मार्कर की बात तो नहीं कर रहा। मेरे को तो वही लग रहा है 186 पेज पे, उस दिन भी यही बताया था। वही होएगा। वही है ना। उस दिन भी किसी ने यही पूछा था और यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। आज एक काम करना, है ना, सत्यम सिंह, प्रदीप और यश, ठीक है, तुम तीनों बांगड़ू आज एक काम करना, इंग्लिश मीडियम की एक बार एनसीईआरटी खोलना, एक बार इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी खोलना। कह रहा 14 लाइन से शुरू करो, तुम शुरू करो बे, ठीक है। तुमको ग्रुप में क्या ऐड कर दिया, तुम्हारे पर निकल आए ज्यादा है। शुरू करो बेटा, तुम शुरू करोगे। इंग्लिश की एनसीईआरटी खोलना और खुद उठाकर यहां से 14 लाइन से एक बार पढ़कर देखना। ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत आओ बेटा, ठीक है। फोर्थ अधिकतर द्विलिंगीय होते हैं। चलो मिलते हैं कल और इस चैप्टर को करेंगे समाप्त, ठीक है। हाँ जी, कल आप में से सभी बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा और जिनके
एवरेज अब तक जिनके मार्क्स कम आए हैं उनको निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, बाय।